ओके मालिक। हाँ, सो गुड इवनिंग मालिक। होपफुली यू आर डूइंग गुड। ओके, ये लेक्चर वैसे भी पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है, तो अपना जोरिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा एंड दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट बिफोर, पिछला लेक्चर है ना मेरा एब्रप्टली एंड हो गया था। मैंने वो पता नहीं आपने कॉपी किया कि नहीं, तो मैं एक बार ओके एलएलपी का एक बार ये पूरा स्क्रीन पे डाल देता हूँ। अगर आपका कॉपी नहीं हुआ रहे हो गया रहेगा तो ठीक है। ओके, आपको स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। ओके, एग्जैक्टली एक मिनट तक मैं रख रहा हूँ। ओके, आप उसको कॉपी कर लीजिए मालिक, और उसके बाद फिर अपन चालू करते हैं अगला पोर्शन। ओके, सो आप एक मिनट में इसको कॉपी कर लीजिए। अगर ऑलरेडी हो गया है तो आगे जाइए, कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट में क्या है, ऐसा कोई ऐसा बहुत खासा खासा फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है मालिक। तो मालिक, होपफुली आपका ये ड्रॉ करके हो गया होगा। तो अपन को एक चीज क्लियर कर देते हैं, ये पूरा पार्टनरशिप फर्म का है। ओके, पार्टनरशिप फर्म की कहानी इतनी है आपके लिए, ध्यान रख लेना। तो लेट इट अंडरस्टैंड नाउ कॉन्सेप्चुअली वंस अगेन। ओके, मतलब थिंग्स भी कंट्रोल टोटल ले लीजिए। ओके, अगेन आई टेल, एकदम आराम से जाइए, घाई मत करिए। ओके, बिकॉज दिस विल बी अ लास्ट पोर्शन ऑल टुगेदर, अभी खत्म हो गया। और वेरिफिकेशन वाचिंग में आप ऐसे वापस मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेंसी मत रखिए। इवन मैंने आपको पहले ही बताया, वेरिफिकेशन वाचिंग अगर आपको पढ़ना है पढ़ के रख लीजिए, लेकिन आपको पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा कुछ याद नहीं रहने वाला। ईआरसीवी के फॉर्मेट ही है। तो ये अब लास्ट लेक्चर है जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रह सकता है, यानी हाँ भाई इसमें ये चीज हो सकती है, इसमें ये चीज हो सकती है। इसके बाद वाला एक लेक्चर है जो 6-7 आइटम बचे हुए, ऑडिट ऑफ होटल्स, क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो भी फटाफट है। और एक लेक्चर, यानी अभी 2 लेक्चर और रह जाएंगे। एक ये लेक्चर और इसके बाद वाला लेक्चर। लेकिन बाद वाला लेक्चर मैंने आपको बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ बुक रीडिंग करने वाला हूं, मतलब मैं सिर्फ बुक से रीड करने वाला हूं। उसमें कोई कॉन्सेप्ट बताने वाला नहीं हो, उसमें कुछ है नहीं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जिसमें आपको मैं वो बताऊं क्या करना है। वो आइटम है। ओके, उसको याद रखने के 2-3 शॉर्टकट्स है, लेकिन वो शॉर्टकट्स में आप कितना टाइम डालोगे वो अगेन बिग क्वेश्चन है। तो ऑल टुगेदर नाउ दिस इज एक्चुअली ए लास्ट लेक्चर फॉर योर ऑडिट एंड डेफिनेटली, मतलब ये जैसे ही हो गया तो एक 3-4 दिन के बाद, मतलब मेरा लैपटॉप का मैंने एप्पल का ऑर्डर किया है, किधर से ढूंढ, मतलब अभी और कुछ ऑप्शन है नहीं मेरे को, टैब बैठ नहीं रहा है। तो प्रोबेबली अगर वो आ जाता है 3-4 दिन में, ये लैपटॉप अगर कनेक्ट वापस कुछ हुआ हार्डवेयर का, देख रहे क्या हुआ, तो मैं वो कंपनी ऑडिट के जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले, मैं वो एडिशनल क्वेश्चन आपको अपडेट करके देता। ओके, जो एडिशनल क्वेश्चन है, नॉट द क्वेश्चन नॉट विच इज नॉट इन योर बुक, मैं वो क्वेश्चन कर लेगा और वो क्वेश्चन की शीट्स में गूगल ड्राइव में अपलोड कर लेगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो यहां तक अपन इस तरह से क्लोज करेंगे ये मैटर को। ओके, और बहुत अच्छे से काम करिए मालिक। ओके, तो गवर्नमेंट ऑडिट अपन ने खत्म कर लिया, कैग का खत्म कर लिया। ओके, ये गवर्नमेंट ऑडिट का ही हिस्सा था। ऑडिट ऑफ म्युनिसिपल बॉडी अपन ने खत्म कर लिया, एनजीओ खत्म कर लिया, पार्टनरशिप फर्म खत्म कर लिया। यानी अपन ने कितने काम कर लिए? 4, और एक सोल ट्रेडर वाला था 5, और अगर पार्टनरशिप फर्म को 2 इसमें डिवाइड करें तो 6। ओके, अब आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्शन। ये पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी पोर्शन रहेगा। ओके, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, बिकॉज सीए फाइनल का पोर्शन है ये। इवन सीए फाइनल के लेक्चर मेरे अपलोडेड है। ओके, सीए फाइनल के अगर आप देखोगे तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। तो अगर आपको और देखना रहा तो यूट्यूब पे भी आप जाके अपडेट कर सकते हो मालिक। तो लेक्चर ऑल टुगेदर ये अभी अपलोड है, यानी रिपीट अगर देखना भी रहा तो आपको वहां पर से देख सकते हो, वो ओपन लेक्चर है। ओके, क्योंकि सीए कॉन्सेप्ट ये जो अभी पढ़ रहे हैं, ये एक चैप्टर था सीए फाइनल में, जो उन्होंने सीए फाइनल से डिलीट करके आपके सिलेबस में डाल दिया एज ए पार्ट ऑफ द चैप्टर। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा सिलेबस था सीए फाइनल में, मतलब ये पूरा पोर्शन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन क्वेश्चन। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा उधर था, उधर से निकाल के यहां पर डाल दिया गया है। तो नेवरदिलेस ओके, अभी अपने लिए अगर अपन सीए फाइनल की ओल्ड सिलेबस की बात करें तो वहां पर है, न्यू सिलेबस में अपने पास यहां पर है मालिक। ओके, सो गेट इट डन विद कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके, एंड टू द एक्सटेंट मैन ऑल द बेस्ट, एंड तोड़ काम करिए, तोड़ कॉन्सेप्चुअली इसको दिमाग में डालिए। ओके, बिकॉज दिस इज अगेन, इफ रिमेंबर, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज एलडीआर फॉर यू, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। ओके, सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइक एनजीओ है? आंसर इज नो। गलत मत समझना, ये इंटरप्रिटेशन बहुत गलत हो जाएगा। अगर आप एनजीओ की बात करते हो तो एनजीओ का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इज नथिंग टू डू विद प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग आपस में जो मेंबर्स बने हैं उनके फायदे के लिए काम करें। यानी जो हम सब लोग मिलकर अगर मेंबर बन रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हम मेंबर के लिए काम करें, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव
सोसाइटी, यानी मेंबर्स रहेंगे, मेंबर से ही कैपिटल आएगा, मेंबर्स को ही लोन दिया जाएगा। आउटसाइड द मेंबर भी अपन काम कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन मेन टारगेट विल बी फॉर द मेंबर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स। इट इज नथिंग टू डू विथ अ नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गलती से भी इंटरप्रिटेशन ऐसा मत करना कि ये प्रॉफिट नहीं कमाते। कौन बोला भाई? कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉफिट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉफिट होता है और तोड़ होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं मालिक। ओके, यार ये लोग चैरिटेबल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देते हैं पैसा, एनजीओ को पैसा देते हैं मालिक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आप पहले ये दिमाग में रख लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बड़ा माइंडसेट होता है। ओके, नहीं नहीं भाई ये एनजीओ जैसा है, नहीं भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है ओके इट इज अ स्पेशल मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, इट इज अ स्पेशल मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी हम लोग जो मेंबर्स बने हुए हैं, हम मेंबर्स के लिए काम करेंगे, मेंबर्स के हित के लिए काम करेंगे, मेंबर्स के फायदे के लिए काम करेंगे। दैट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। यूजुअली अपनी बिल्डिंग भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, मुंबई में एटलीस्ट मेरे को मालूम है, बाहर के तो एरियाज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉजिक से वर्क करते हैं मालिक। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, तो लेट अंडरस्टैंड पहले अपना सिलेबस कितना बड़ा है। ओके, तो पहला देखोगे, अगर स्क्रीन पे देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, घाई मत करना, आराम से जाना। वापस मैं जो चार्ट बना रहा हूं, चार्ट ये पूरा एक पेज में नहीं बनेगा, एक 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 पॉइंट का चार्ट बनेगा, वो आपने बनाना है और आपका पूरा कॉन्सेप्चुअली रिवाइज हो जाएगा मालिक। वापस मैं बोल रहा हूं फटाफट रिवाइज हो जाएगा। और आप ये नोट करोगे, ये चैप्टर में मैंने हर चीज चार्ट्स के थ्रू बना के दी हुई है आपको। तो ये चैप्टर को रिवाइज करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वन टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट इट इज ओनली रिवीजन फॉर दिस चैप्टर। इट इज नॉट लाइक अर्लियर चैप्टर मालिक, वेयर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यहां पर कोई एमसीक्यू भी आया तो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट का है और वो डायरेक्टली लिंक्ड है यार। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाएगा। ओके, तो भाई एकदम आराम से शांति से इसमें दिमाग में डालिए। ओके, सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी की सिलेबस में अपने पास दो चीजें कवर है, एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस रेस्ट्रिक्टेड टू स्टेट रखती है, यानी एक ही स्टेट के अंदर ये बिजनेस करती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ नेम सजेस्ट, यानी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी दो तीन एक से ज्यादा स्टेट्स में अपना बिजनेस करती है, अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रार होते हैं, जैसे आरओसी होता है कंपनी के लिए, वैसे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार के पास, रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार के पास, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करते हैं। सर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां पर रजिस्टर होगी? दे रजिस्टर विद ए सेंट्रल रजिस्ट्रार। ओके, तो याद रखना दोनों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज विद रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट एंड बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास होता है। तो इस कंटेक्स्ट से आपको समझना होगा, इसको ऑडिट करने का तरीका भी चेंज होगा मालिक, इसीलिए इसकी दो अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो पहले अपन आज अभी मतलब स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के 4 क्वेश्चन से। कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहला क्वेश्चन होगा फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा क्वेश्चन होगा ऑडिट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा क्वेश्चन होगा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड चौथा क्वेश्चन होगा ऑडिट रिपोर्ट। 4 क्वेश्चन है, बकायदा बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बोल रहा हूं, भले वो थोड़ा बहुत पैराग्राफ प्लस माइनस दिखे आपको बुक में, आप टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ स्क्रीन पे टच में रहिए और आपके नोटबुक में इसको अपडेट रखते रहिए मालिक। मैं वापस बता रहा हूं, आप इसको खाली अपडेट रखते रहिए, आप बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट में दिमाग में चला जाएगा। मां कसम स्क्वायर बोल रहा हूं मालिक। ओके, तो लॉजिकली जब अपन लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे। ओके, तो मेरे को बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने क्वेश्चन है मालिक? 4 क्वेश्चन। कौन से? पहला है फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा है ऑडिट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है रिपोर्ट। ओके, तो 4 पॉइंट, फीचर्स, ऑडिट फीचर्स, राइट्स, ड्यूटीज एंड रिपोर्ट। ओके, यहां पर याद रखना है। ओके, ये 4 क्वेश्चन। सर मल्टी स्टेट को अभी अपन डिस्कशन में नहीं लाते, मल्टी स्टेट को एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म हो जाता है फिर मल्टी स्टेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले और कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप देखोगे इसके बाद, अगर आप जो अपन ने खत्म किया था उसके बाद है ना, अभी छोटे छोटे ऑडिट्स है तो मैं वो छोड़ रहा हूं एक बार के लिए, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, जो भी है ना वो सब छोड़ रहा हूं और सीधा कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई एम कमिंग ऑन पेज नंबर 11.31। हाँ, ये रहा 11.31, यहां से यानी ये अपन 13th वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो कवर कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर आप टेक्स्ट बुक के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो तो आपको 11.31 पेज पे आके ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेगा। तो सर जो बीच के जो गए वो उड़ गए क्या? अरे भाई अगले लेक्चर में जाएंगे, टेंशन मत लेना, मैंने आपको बता दिया। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस सीक्वेंस में खत्म करते जा रहा हूं मालिक, और जो पंचायती होगी वो लास्ट लेक्चर में, और उसके लास्ट लेक्चर में पूरी पंचायती, इस तरह से कंक्लूड करेंगे मालिक। ओके, तो सबसे पहले बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। सर
पहला पॉइंट आएगा अपने लिए फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। घाई मत करना, एकदम आराम से एक एक चीजों को दिमाग में डालना। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर ऊपर जैसे ऊपर मैं पॉइंट बना दूं और उसके इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो एक 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 करके आपको ये करना होगा। तो सबसे पहला फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर पहला फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बोलता है, तो देखते हैं पहले फीचर में क्या बात की जाती है। पहला फीचर है क्वालिफिकेशन ऑफ अ ऑडिटर। सर क्या ये ऑडिट के रिक्वायरमेंट है? हाँ, बट ये फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करके याद रखो, ये ऑडिटर को नहीं देखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिक्वायरमेंट फोकस की जाएगी। तो पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सर इसमें ऑडिटर कौन होंगे? इसमें ऑडिटर आपके दो तरह के हो सकते हैं। सर कौन दो तरह के होते हैं? एक हो सकता है सीए, आपको ऑलरेडी पता है सीए, ओके, चार्टेड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, यानी अपनी जब इंस्टीट्यूट आई उसके मीनिंग के हिसाब से जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो रह सकता है, ओके। और दूसरा सिनारियो, एनी पर्सन who is holding गवर्नमेंट डिप्लोमा। गवर्नमेंट डिप्लोमा, एक गवर्नमेंट डिप्लोमा कोर्स आता है, डिप्लोमा कोर्स आता है, ओके, जो ऑल टुगेदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया जाता है। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोर्स किया तो यहां पर वो भी ऑडिट कर सकता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट इज क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, हु कैन बी द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एकदम आराम, अब देखिए ना पॉइंट यार, एकदम आराम से जा सकता है। पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कौन बन सकता है मालिक? ए सीए और अ पर्सन हु इज होल्डिंग ए गवर्नमेंट diploma in cooperative society can be a cooperative society auditor। ठीक है मालिक। सर हु विल डिसाइड दैट हु विल बी द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? सर ओके, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? तो मालिक इसके लिए आपको ऑलरेडी दिमाग में डाल चुका हूं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके। जो भी रजिस्ट्रार होगी दे विल अपॉइंट द ऑडिटर ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के बिहाफ पे उनको अपॉइंट किया जाएगा। और याद रखना वो ऑडिटर रजिस्ट्रार को भी रिपोर्ट करेगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों को रिपोर्ट करेगा। यानी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर यहां पर तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर तो रजिस्ट्रार ने किया तो खाली रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देगा। नहीं, वो रिपोर्ट दोनों को देगा, वो रजिस्ट्रार को भी देगा और वो ओके सोसाइटी को भी देगा। और मेरे को बताओ फीस कौन दिया है? फीस कौन भरने वाला है? रजिस्ट्रार थोड़ा ना देने वाला है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो फीस भरेगी। याद रखना, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट करेगा, fees will be paid by cooperative society and he will report to both। अगर आप साथ साथ में भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑल टुगेदर वैसा ही कॉन्सेप्ट है। इवन मैं पूरा बनने के बाद मैं रोकूंगा उसको, मतलब मैं पॉज करके आपको स्क्रीन दूंगा, ओके, जिसमें आपको कॉपी करने के लिए रहेगा। लेकिन अगर आप साथ साथ में भी लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट है, इंडिविजुअल पॉइंट है, बहुत ईजी पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट आता है अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से रखे जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से रखेगी? तो यहां पर अब इन लोग ने बताया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रखे जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे। तो उसके अंदर क्या रखे जाएंगे? ओके, सबसे पहले तीन चीजें तुम ध्यान में रखो, बहुत इजीली तीन चीजें हैं, तीन चीजें तुमने ध्यान में रखनी है। सर तीन चीजें क्या है? सबसे पहले ओके, सारा पैसा जो आया, सम ऑफ मनी, याद होगा एलएलपी में जो आपने पढ़ा, रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ये आपको रखना होगा, एक्सपेंडेड, ओके, ये पहले रखोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स के डिटेल, यानी सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स के डिटेल मालिक। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए आएगा जो भी रहेगा, ओके, बैलेंस शीट एंड करनी रहती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। याद रखिए हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये डिटेल रखनी जरूरी है। एडिशनली ये तो रखा ही जा रहा है, एडिशनली और वो चीजें क्या रखती है? एडिशनली और चार चीजें उन लोग ने बताई है कि 4 या 5 चीजें, ओके, वो डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर द, ये एग्जाम्पल बोल रहा हूं, महाराष्ट्र ये अपने एग्जाम्पल में भी, मॉड्यूल ने भी एग्जाम्पल महाराष्ट्र का दिया है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट चाहता है कि ये 3 चीजें रखनी चाहिए। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट चाहता है कि ये 3 चीजें रखनी चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द सोसाइटी, ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी वो बिजनेस कैसे करती है, उनका नेचर क्या है बिजनेस करने का, उसके ऊपर एडिशनल आप डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल रजिस्टर रख सकते हो। वो एडिशनल रजिस्टर कौन से है? तो एडिशनल रजिस्टर की लिंक मैं आपको बता रहा हूं, एडिशनल रजिस्टर की लिंक अगर आप देखोगे तो ये एडिशनल रजिस्टर आपके लिए रहेंगे, ओके, एडिशनल रजिस्टर, ओके, ये 5 पॉइंट में आपको ध्यान रखना होगा, ये बाद में बनाता हूं मालिक, ओके। एडिशनल रजिस्टर में क्या रहेगा? सबसे पहले डेली कैश सेल्स,
ये जीरो कर दे रहा है वो सर्कल। डेली कैश सेल्स, ये पहला आपको रखना होगा। ओके, उसके बाद रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा आया कि नहीं, रजिस्टर ऑफ डेटर्स, जिससे पैसा आया कि नहीं, डेटर्स, कलेक्शन रजिस्टर, इन शॉर्ट कलेक्शन रजिस्टर, ये उनको रखना पड़ेगा। इसके साथ में रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है जो मेनली लोन देता है, रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। ओके यानी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा है जो जिनका बिजनेस लोन देने का है, तो उन्होंने और एक रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें लोन की रिकवरी कैसे करते हैं ये देखा जाता है। और इसके साथ में ओके और दो रजिस्टर इन्होंने रखने चाहिए। दो रजिस्टर में एक है लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर, ओके जिसमें लोन डिसबर्स किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, और एनी अदर कॉलमनर सब्सिडरी। सर मतलब क्या, ओके कोई भी और उनको लगता है कि कॉलम वाइज बुक्स बनानी है वो बना सकते हैं। ये टोटल अगर देखा जाए तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स या 8 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के फॉर्मेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रखना चाहिए। तो 8 बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी है मालिक बताइए, 8 पॉइंट कौन से है। सबसे पहले जितना भी पैसा आया और पैसा गया, दूसरा पॉइंट गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज, और तीसरा पॉइंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बाद आपको एक एडिशनल डिटेल रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डेली कैश सेल्स कितना हो रहा है, ओके रजिस्टर ऑफ डिटेल यानी डेली क्रेडिट सेल्स कितना हो रहा है, यानी पहले 2 पॉइंट डेली और कैश सेल, नेक्स्ट पॉइंट इज डेली क्रेडिट सेल्स। उसके बाद ओके रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स, उसके बाद लोन डिसबर्समेंट कैसे किया जा रहा है, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है और कुछ एडिशनल एक्सेट्रा, जैसा आपके बिजनेस के ऊपर निर्भर है कि आपको और कोई कॉलमनर मतलब कॉलम वाइज सब्सिडरी बुक रखनी है तो आप रख सकते हो। ओके ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके मालिक एवरीबॉडी क्लियर। ये होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये क्यों नहीं बन रहा है मालिक, एक सेकेंड। इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग्स। ओके यानी कोई भी एक बंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना शेयर होल्डिंग होल्ड कर सकता है मैक्सिमम। तो इन लोग ने क्या बताया है, ओके ये सेक्शन 5 है, ओके सेक्शन 5 है जो डिफाइन करता है। तो यहां पर क्या बोला गया है, मैं पेन नंबर चेंज करता हूं। ओके यहां पर क्या बोला गया है, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कौन सी लिमिटेड लाइबिलिटी, देखो अगर लिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटी है तो रेस्ट्रिक्शंस है, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। वापस बोल रहा हूं, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रेस्ट्रिक्शंस है, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रेस्ट्रिक्शंस की कोई बुनियाद नहीं है, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस मालिक। और अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है और यहां पर शेयर होल्डिंग विल बी एप्लीकेबल टू मेंबर एक्सेप्ट अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सेप्ट अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अनलिमिटेड इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक मेंबर कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम अप टू, मेंबर कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम अप टू, वो या तो 20% ऑफ शेयर होल्डिंग, 20% ऑफ शेयर होल्डिंग, ओके जिसको अपन टोटल नंबर, इसको ये लिखते हैं 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और ओके और वैल्यू, ओके इज मैक्सिमम वैल्यू इज अप टू 1000 रुपीज। यानी अगर कोई मेंबर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ही कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम आइदर इट कैन बी टोटल 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और द शेयर होल्डिंग वैल्यू कैन बी मैक्सिमम अप टू 1000 रुपीज, इट कैन बी अप टू 1000 रुपीज मैक्सिमम। यानी एक पर्टिकुलर पर्सन या तो अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करे 20% होना चाहिए, और अगर वैल्यू कैलकुलेट करे 1000 होना चाहिए, ये दोनों को कोई भी क्राइटेरिया एक्सीड नहीं होने चाहिए, ये दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया एक्सीड नहीं होने चाहिए। सर इसका एग्जांपल बताता हूं, ओके एग्जांपल समझने का शुरू। ओके लेट अंडरस्टैंड 1 लाख
शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है, एग्जांपल बोल रहा हूं, 1 लाख शेयर्स है, ओके, 1 लाख शेयर्स ऑफ 1 रुपीज ईच, एग्जांपल बा पंचायती एग्जांपल, 1 लाख शेयर्स ऑफ 1 रुपीज ईच, ओके। अभी मैं मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता हूं, ओके, दो इसमें, या तो टोटल वैल्यू 1000 रुपीज के हो, ओके, 1 लाख शेयर ऑफ वन ईच, तो 1000 रुपीज के शेयर होल्ड कर सकता हो, या 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब मेरे को बताओ 1 लाख शेयर्स है तो 20% कितना हो गया, 101%, 20,000, ओके, यानी मैं मैक्सिमम 20,000 शेयर होल्ड कर सकता हूं, 20,000 शेयर होल्ड कर सकता हूं, और 1,000, ओके, ये दोनों क्राइटेरिया, और 1,000 मैक्सिमम ऑफ इट। यहां पर अभी गड़बड़ क्या है मेरे को बताओ, अगर मैं 20,000 शेयर होल्ड करता हूं, ओके, 20,000 शेयर होल्ड करता हूं, मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी वैल्यू 20,000 की हो जाएगी, वैल्यू का क्राइटेरिया इंपैक्ट होएगा, आप नहीं कर सकते। यानी इस एग्जांपल में मेरे को बताइए कितने शेयर और कितने वैल्यू का होल्ड कर सकते हैं, ओके, वी कैन होल्ड ओनली अप टू, इस केस में वी कैन होल्ड अप टू ओनली 1,000 शेयर ऑफ 1,000 रुपीज। ये आपको ध्यान में रखना होगा, दिस इज ओनली अप टू, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट मैक्सिमम ऑफ आइदर और आइदर दिस, या तो ये मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो या ये मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो, दोनों के क्राइटेरिया में आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर 20% होल्ड कर रहे हो तो 1000 का ध्यान रखो, 1000 होल्ड कर रहे हो, ओके, 20% का ध्यान रखो, ये क्राइटेरिया में आपको फुलफिल करना होगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आइदर 20% को आप याद रखिए और 1000 को याद रखिए, दिस इज व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट विल वर्क मालिक। एवरीबॉडी क्लियर, ओके। ये आपको रहेगा रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स, दिस इज नथिंग टू डू विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कोई दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहती है जो 20,000 हो या 30,000 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू मेंबर्स मालिक, दिस रेस्ट्रिक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू मेंबर्स मालिक, ओके। क्या इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, आंसर इज यस, ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोन, यानी क्या ये लोन देने में रेस्ट्रिक्शन करेगी, आंसर इज यस, दे शैल मेक लोन अवेलेबल टू, एंड दे विल एंश्योर दैट दे विल नॉट मेक लोन अवेलेबल टू एनी अदर पर्सन अदर देन मेंबर्स, यानी द लोन कैन बी गिवन टू मेंबर्स ओनली, ओके। शायद आपने देखा होगा बहुत सारे रिक्शा पे या टैक्सी पे लिखा होता है, ओके, इट इज हाइपोथिकेटेड टू दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहां पर इनको लोन मिला है, इसका मतलब रिक्शा वाले का वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहीं ना कहीं 1 रुपए का शेयर होगा, ये मेंबर्स को लोन देते हैं। जब भी अपन लोन लेने जाते हैं तो ये आपको मेंबरशिप में इन्वॉल्व करते हैं। अब भले ही 1 रुपए, आपको क्या है, रेस्ट्रिक्शन तो आपको लिमिट ऑलरेडी पता है, ओके, ये करो और शेयर्स देने के बाद आपको लोन दिया जाता है। याद रखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एकदम क्लियर कट है, ओके, रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक लोन टू एनी अदर पर्सन अदर देन मेंबर, यानी दे कैन मेक लोन ओनली टू, दे कैन गिव लोन टू ओनली मेंबर, हाँ, ये याद रखो। अब क्वेश्चन आता है, कैन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी मेक ए लोन टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आंसर इज यस, बट स्पेशल सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। याद रखिए, ओके, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन गिव लोन टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय गिविंग अ स्पेशल सैंक्शन, स्पेशल सैंक्शन दिया तो आप लोन, ओके, अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकते हो, अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकते हो, ये ध्यान रखिए। That's it, okay, ये पॉइंट ध्यान में रखिए when we are discussing about this point, okay, ये हो गया तेरा लोन का पॉइंट, लोन में इससे ज्यादा नहीं है। Is there any restrictions on borrowings, क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बोरोइंग पूरी तरह कर सकती है, आंसर इज यस। अगेन, ओके, आपका बोरोइंग है या नहीं है, इसके ऊपर वापस क्राइटेरिया नहीं बात करेंगे अपन, ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स, is there any restriction on borrowings, you need to borrow money only within your limit, okay, and limit किस में डिफाइन होगी, by laws। सर जैसे अपन कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी में एमओए या एओए नहीं होता, यहां पर बाय लॉज होते हैं, और बाय लॉज के हिसाब से आपको बोरोइंग्स पे रेस्ट्रिक्शन होंगे, आपको बाय लॉज की लिमिट्स को ध्यान में रखना होगा, बाय लॉज की लिमिट को ध्यान में रखना होगा। तो देयर इज नो एज सच जैसे फिक्स अमाउंट कुछ है, ऐसा नहीं है, ओके, बाय लॉज की लिमिट के हिसाब से आप बोरोइंग्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मालिक, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, कैन कोऑपरेटिव सोसाइटी डू द इन्वेस्टमेंट। अब देखिए मैं इन्वेस्टमेंट का इधर नीचे लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट का नीचे लिख रहा हूं मालिक,
ओके क्योंकि सर इधर मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि उधर और 2-3 पॉइंट उधर डाल देंगे अपन ताकि सिक्वेंशियली हो जाए। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है? आंसर इज यस। अब क्वेश्चन ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां का इन्वेस्ट कर सकती है, तो आप देख लीजिए कहां का इन्वेस्ट कर सकती है। 5 नाम आपने याद रखने हैं, 5 नाम याद रखने हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्वेस्टमेंट के। 5 नाम कौन से हैं? सबसे पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन इन्वेस्ट इनटू सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कोई भी सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट्स करके आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इन्वेस्टमेंट्स कैन बी डन। ओके, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ओके, दूसरा पॉइंट, यू कैन इन्वेस्ट इनटू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। आपको शायद याद होगा अपन ने आज सुबह एनजीओ के बारे में पढ़ा था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। उनकी सिक्योरिटीज में, एनजीओ की सिक्योरिटीज में आप पैसा रख सकते हो, उनकी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में आप पैसा रख सकते हो। ओके, या आप कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज या बॉन्ड या डिबेंचर्स, ओके, आप पैसा रख सकते हो। ओके, ऑफ एनी अदर सोसाइटी, एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर सोसाइटी, बट आपको ध्यान रखना होगा दिस सोसाइटी शुड बी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले सोसाइटी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते मालिक। ओके, ये आपका तीसरा पॉइंट होगा। चौथा, सर क्या मैं कोई दूसरी बैंक में रख सकता हूं कोऑपरेटिव बैंक, मतलब इन एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक जो सेंट्रल और स्टेट की ना हो, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ना हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना हो? आंसर इज यस। याद रखिए प्राइवेट बैंक में नहीं होगा, प्राइवेट बैंक में नहीं होगा। ओके, आप खाली कोऑपरेटिव बैंक में रख सकते हो। आंसर इज यस, कोऑपरेटिव बैंक में रख सकते हो अदर देन सेंट्रल और स्टेट बैंक। हां, बट यहां पर आपको रजिस्ट्रार की परमिशन लगेगी मालिक, रजिस्ट्रार की परमिशन लगेगी। एंड लास्ट पॉइंट, ओके, एनी अदर मनीज, मतलब जिसमें भी सीजी और एसजी परमिट करे, वो सीजी और एसजी परमिट करे, उसमें तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वापस आप देखो क्या क्या पढ़ रहे अपन पूरा, यानी पहले क्वेश्चन में ही अपन ऑल टुगेदर अटके। पहला और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है मालिक इसमें, उसी तरह आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन का सीरीज है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मतलब अगर आपके हिसाब से जो दिमाग लगाने वाले पॉइंट है ना, ये 1 है, ये 2 है, ओके, ये स्पेशल ऑडिट वाला ध्यान रखना होगा, ये इंक्वायरी वाला, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन साथ में जाता है। ओके, ये वाला ध्यान रखना होगा। सर जो हाईलाइट नहीं किया उसका, वो सारा ऑलमोस्ट सिमिलर मालूम है आपको मालूम है, वो आंसर्स मालूम है, तो उसमें ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा। जो मैंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिट फीचर्स में डाला है, कुछ जरूरत ज्यादा हेडेक ही नहीं है सर, उसमें सब कुछ आपको पता है। ओके, तो यहां पर पहले फीचर्स, ये फीचर्स, ऑडिट फीचर्स, ये 2, और उधर स्पेशल ऑडिट, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा मालिक, बहुत अच्छे से। तो फीचर्स में क्या क्या देखा अपन ने, एक बार देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है? ओके, सीए होना चाहिए या एनी पर्सन हु इज होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगा, रेम्यूनरेशन पे करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, लेकिन वो रिपोर्ट दोनों को देगा। ये होने के बाद था बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या रखे जाएंगे। 8 नाम दिए मैंने आपको, पहले 3 नाम है। पहला नाम रखोगे पैसा आने का और जाने का, दूसरा होगा सेल्स एंड प्रोड्यूस ऑफ गुड्स, तीसरा होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, चौथा डेली कैश सेल्स, पांचवा डेली क्रेडिट सेल्स, उसके बाद रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स, उसके बाद है लोन डिस्बर्समेंट का रजिस्टर, और एनी अदर कॉलम सब्सिडी। इसके बाद बोला गया रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग। आंसर इज यस। लिमिटेड लायबिलिटी, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग होगा फॉर ए मेंबर एक्सेप्ट अदर देन अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? आइदर 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर या वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, विच एवर इज हाइयर, मैक्सिमम ऑफ आइदर ऑफ, ये मैक्सिमम लिमिट वो होल्ड कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। उसके बाद आपके लिए आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन। क्या रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन है? आंसर इज यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को दे सकती है। हां, ओके, स्पेशल परमिशन लेके, स्पेशल अप्रूवल लेके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे सकती है। इज देयर ए रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग? आंसर इज यस। रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग इज डिफाइंड और बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक बायलॉज व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसके बाद अपन ने बात की थी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट है? 5 प्रकार के। पहला, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। दूसरा पॉइंट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज। तीसरा पॉइंट, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जो भी होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो लिमिटेड लायबिलिटी है। ओके, चौथा सिनेरियो, एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक व्हिच इज नॉट ए सेंट्रल और स्टेट बैंक। ओके, बट यहां पर स्पेशल परमिशन और प्रायर अप्रूवल ऑफ रजिस्टर लगेगी। और उसके अलावा कहीं पर भी सीजी और एसजी जैसे ही हां बोले, मतलब वो लास्ट वाला पॉइंट एज डिफाइंड बाय देम, अगर वो डिफाइन करते हैं और कुछ नया तो वो रहेगा। यहां तक अपनी कहानी खत्म हुई। ये होने के बाद अब क्वेश्चन आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब यहां पर मैं सीक्वेंशियली जा रहा हूं मालिक। ओके, यानी मैं इधर सीक्वेंस बना रहा हूं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स? क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा डालना है?
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बोलता है, यहां का एक्ट क्या बोलता है? एक्ट बोलता है आंसर इज यस, आपको कम से कम 25% ऑफ प्रॉफिट्स, 25% ऑफ प्रॉफिट्स, मिनिमम 25% ऑफ प्रॉफिट्स आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व फंड। यहां पर बोलेंगे रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बोनस, यानी आप बोनस दो, डिविडेंड दो, उसके पहले आप बोनस दो, डिविडेंड दो, उसके पहले 25% आपने रिजर्व फंड में डालना चाहिए, रिजर्व फंड में डालना चाहिए, 25% आपने रिजर्व फंड में डालना चाहिए बिफोर गिविंग अ बोनस और डिविडेंड और समथिंग लाइक दैट। ओके, ये हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ अफेयर्स। क्या ये लोग कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए पैसा दे सकते हैं? आंसर इज यस। ओके, ये लोग पैसा दे सकते हैं मालिक। किसको पैसा दे सकते हैं वो अपन बात करेंगे। ओके, वो किसको पैसा दे सकते हैं? ओके, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस, आंसर इज, यार क्या कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस, टू चैरिटेबल पर्पस, आंसर इज यस, चैरिटेबल पर्पस को दे सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, ओके, यानी इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट, ओके, रिमेनिंग आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, रिमेनिंग आफ्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेनिंग आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड्स, रिमेनिंग आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड्स। मालिक समझ में आया? यहां तक आपको ध्यान में रखना है, यानी मेरे को बताओ रिजर्व सरप्लस में कितना डालना उन्होंने? 25%। ओके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कितना लगता है? मैक्सिमम 10%, बट यहां पर डेफिनेटली ओके सैंक्शन ऑफ रजिस्टर लगता है, बट इट विल, दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 10%, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाता है। एंड और एक कॉन्सेप्ट है, ओके, क्या यहां पर मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर थिंग्स है, ओके, एक सेकेंड ना मालिक, ओके, यहां पर ये है, क्या ये लोग कंट्रीब्यूशन टू एक्सी, क्या ये कंट्रीब्यूशन, एक सेकेंड ना, इसको और एक बना देता, क्या ये कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड कर सकते हैं? आंसर इज यस, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड, आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन फंड को पैसा दे सकते हैं सर, लेकिन एजुकेशन फंड को, ओके, यहां पर इन लोग ने लिमिट नहीं बताई है, ओके, ये लोग बोलते हैं अप्रोप्रिएट रेट पे दे सकते हो, अप्रोप्रिएट रेट पे आप पैसा दे सकते हो, अप्रोप्रिएट रेट, ओके, याद रखना, ओके, यानी इट इज व्हेन वी से अप्रोप्रिएट रेट पे, मतलब यानी आप खुद डिसाइड करिए क्या अप्रोप्रिएट है, उसके हिसाब से आप एजुकेशन फंड के लिए पैसा डालिए। एक चीज वेरी क्लियर कट नोट की है, ओके, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन कैन बी डन विद एन अप्रोप्रिएट रेट, अप्रोप्रिएट आप डिसाइड करोगे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जो मैं पॉइंट समझा रहा था कि देखो आप एग्जांपल, आपने 5% एजुकेशन फंड को दिया, 5% आपने 5% एजुकेशन फंड को दिया, अभी आप ये डिबेट नहीं कर सकते कि ये 5% इज लाइक रिजर्व ओनली, वी हैव ट्रांसफर्ड एज ए रिजर्व, यानी वो 25% की जगह मतलब अभी हम लोग 20% ही रिजर्व में डालेंगे, ऐसा नहीं है भाई। ट्रांसफर टू एजुकेशन फंड विल बी अदर पार्ट देन ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, इट विल नॉट बी डीम्ड एज एप्रोप्रिएशन, आप ये समझिए मालिक। एजुकेशन फंड को ट्रांसफर करना, ओके, अपन ने एजुकेशन फंड को ट्रांसफर करना, कंट्रीब्यूशन करना एजुकेशन फंड, आप फंड ही है ना यार, अपने पास एजुकेशन फंड के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप एप्रोप्रिएट रेट से करिए, लेकिन दिस विल नॉट बी डीम्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, गेटिंग द पॉइंट। यानी ऐसा हो सकता है, अभी आप ये मेरे को बोलो कि सर इधर मैंने 5% किया हुआ है, ओके, अब यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 20% करूंगा, नहीं भाई मालिक, नहीं चलेगा, आपको उधर 25 ही करना पड़ेगा, दिस इज समथिंग सेपरेट पॉइंट, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर फ्यूचर इज, ये जो पैसा आया है रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का पैसा है, ओके, ये रिजर्व, ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मैं इसको ब्लू में करता हूं मालिक, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये रिजर्व्स का जो पैसा है, वेयर दिस विल बी यूज्ड, और इसको मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसके अंदर, ओके, इसको नीचे से लाता हूं, वेयर दिस विल बी यूज्ड, ओके, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो रिजर्व्स है, इट विल बी यूज्ड फॉर, ओके, पहला आपके बिजनेस के लिए आप यूज कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल एंड अदर थिंग्स, ये आप ध्यान रखिए। सेकंड, आप इन्वेस्ट करने का कॉन्सेप्ट है ना, जो आपने बैंक का बोला, जो इन्वेस्टमेंट आखिरी पॉइंट है, इन्वेस्ट करने का पॉइंट, आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए रहेगा, दैट विल बी ऑल टुगेदर यू कैन यूज फॉर पब्लिक पर्पज, यानी पब्लिक, याद रखना चैरिटेबल नहीं बोला, पब्लिक पर्पज टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी, टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस प्रिंसिपल्स पे बनी हुई है उसको
प्रमोट करने के लिए आप खर्चा कर सकते हो। ओके, ये याद रखना, जो आप रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रहे हो वो किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, वापस बिजनेस में यूज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, या पब्लिक के लिए खर्च कर सकते हो, लेकिन ओनली टू प्रमोट इट। इट शुड नॉट बी लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इट इज नॉट लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उससे वही लेना देना नहीं है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो ये आप पब्लिक पर्पस, लेकिन ओनली टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी। ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी का ऑब्जेक्ट प्रमोट करने के लिए आप ये कर सकते हो। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर? ये हो गया तुम्हारा पूरा आंसर ऑफ फीचर्स। मां कसम, वन ऑफ द बिगेस्ट आंसर। ओके, लेकिन ये अगर आप देखो, अगर आपको देखने में मिल रहा है, अगेन ये सारे आंसर इजी है, आराम से ध्यान रखें। ओके, आपको इसमें से क्या क्या याद रखना हो ये ध्यान में रखना। ओके, देखो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स याद रखिए। ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग याद रखिए। ओके, लोन का इशू नहीं है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट याद रखिए। ओके, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल याद रखिए, और इन्वेस्टमेंट, ये 5 चीजें बहुत तोड़ याद रखिए। ओके, और कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन का जो भी पॉइंट रहेगा वो ये अच्छे से याद रखिए मालिक। मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ रहा है मालिक, एवरीबॉडी? तो फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या है? फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहला क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सीए या कोई डिप्लोमा वाला बंदा। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रजिस्ट्रार करेगी और पैसा हम कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 8 बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे जिसमें अपन सीक्वेंशियली अभी ऐसे बात करेंगे। सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। तीसरा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चौथा कॉन्सेप्ट है डेली कैश सेल्स। पांचवा है डेली क्रेडिट सेल्स। उसके बाद है रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, और एक रहेगा आपके लिए लोन का डिसबर्समेंट एंड अदर कॉलमनर सब्सिडरी। ये होने के बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग। ओके, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू लिमिटेड लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट इज आल्सो एप्लीकेबल ओनली ऑन मेंबर्स। मेंबर्स का मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर या वैल्यू 100 व्हिचएवर इज हायर। ये है रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स। लोन कैन बी गिवन ओनली टू द मेंबर्स विद स्पेशल परमिशन। लोन कैन बी गिवन टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स, ओके, एज पर योर बायलॉज। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, 25% ऑफ प्रॉफिट नीड टू बी ट्रांसफर्ड टू द रिजर्व फंड। A contribution to charitable institution, you can do that but not exceeding 10% only after appropriation of profits to reserve fund. Okay, reserve fund में डालने के बाद। उसके बाद है contribution to education fund, appropriate rate पे आप कर सकते हो contribution to education fund, but this will not be deemed as the contribution to reserve fund or appropriation of profits to reserve fund। ये होने के बाद okay, the appropriation of profits of can be used for 3 पर्पस, बिजनेस में या वर्किंग कैपिटल के लिए, सेकंड पॉइंट इन्वेस्ट करने के लिए, तीसरा पब्लिक पर्पस फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी। एंड इन्वेस्टमेंट किस में कर सकती है? सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कर सकती है, सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कर सकती है, सिक्योरिटीज शेयर्स बॉन्ड्स जो भी रहेगा ऑफ अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर सकती है, अनदर सोसाइटी में कर सकती है। कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, जो भी है, बट रजिस्टर केस में ये कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक अदर देन स्टेट एंड कोऑपरेटिव बैंक। एंड सीजी और एसजी जैसे बोले वैसा, यहां पर अपनी कहानी खत्म हो जाती है। ओके, अभी यहां पर अब किसी को लिखना है तो पॉज कर लीजिए मालिक। एक ओके, डन मालिक? ठीक है मालिक। ओके, तो अभी अगर हो गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर्स में मैं ज्यादा, ये वाले पोर्शन में मैं ज्यादा टेस्ट में नहीं जाऊंगा, ये टेस्ट में आप अपडेट कर लेना, लेकिन जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये है ऑडिट सेक्शन 17 के हिसाब से फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑडिट एज पर सेक्शन 17 यानी एक जनरल है, बट ये ऑडिट नहीं है, ये फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ओके, मैंने आपको बता दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, क्वालिफिकेशन में सीए हो सकता है या ओके पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, पैसा कौन देगा इसको? ऑडिट फीस विल बी पेड बाय द सोसाइटी। ओके, और ये रिपोर्ट किसको देगा? रिपोर्ट टू हिम आल्सो सोसाइटी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र का मैंने एग्जांपल मैंने बताया, महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया है। ओके, सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ओके, सेल्स एंड परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके अलावा डेली कैश सेल्स, रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ओके, उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन डिसबर्समेंट एंड अनदर कॉलमनर सब्सिडरीज। रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, ओके, जितना भी वुड मैक्सिमम ऑफ कितना रख सकते हैं? 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग। इसके वर्डिंग में कंफ्यूज मत होना, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि अपने को यार दोनों में से जो हायर होगा उसमें रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, मैक्सिमम ऑफ
इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये कंटेक्स्ट है। या तो 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप होल्ड करो। देखो कितना भी रहा तो एक जन के पास हम लोग इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं देंगे भाई, इतना बड़ा, और 1000 रुपीज वट एवर इट में बी, ये कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करना होगा। ओके क्योंकि वोटिंग पावर्स एंड अदर थिंग्स, ये सारी चीजें आ जाती है यार। ओके तो इसीलिए वो फ्रॉड एंड अदर एक्टिविटीज ना हो, ये पॉइंट को देखा जा रहा है। रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन मैंने आपको बता दिया। ओके दैट रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक लोन टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर, बात खत्म। ओके ये सारा सिनारियो है। ओके जो रेस्ट्रिक्शन कुछ डालना है तो डालेंगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग, ओके मैंने आपको बता दिया, रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग डाल सकते हैं, बाय लॉस के हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टमेंट सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट, okay, security and debentures of other cooperative society, cooperative bank other than these banks and any other money is permitted by CG and SG. Appropriation of profits 25% of profit जाना चाहिए। Charitable not exceeding 10% of net profits after compulsory है। Investment of reserve fund outside the business or utilization as working capital, okay, ये मैंने आपको बताया कहाँ पर यूज कर सकते हैं। In the business of society as a working capital इन्वेस्ट कर सकते हैं, या public purpose to promote the object of society। ये वाला किसके लिए? रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व फंड को इन्वेस्ट करना, मतलब रिजर्व फंड में जो गया हुआ है 25%, उसको क्या करना है मालिक? Contribution to education fund. Some of the state act provide that every society shall contribute annually towards the education fund, okay, at appropriate rate। जो भी होगा क्लास ऑफ सोसाइटी, जो क्लास ऑफ सोसाइटी जाती है, इट इज बेस्ड ऑन टीयर्स, आर्किटेक्चर जो बोलते हैं ना, मतलब टीयर 1, टीयर 2 कैटेगरीज, टीयर 3 कैटेगरीज, उस केसेस में। ओके सो उसके बेसिस में ये रहेगा। लेकिन हाँ, इसका एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट्स एंड नॉट एप्रोप्रिएशन। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना, ये आपको एमसीक्यू के केसेस में आपको इंपैक्ट कर सकता है। मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर। ये हो गया आपका काम खत्म, पहला पॉइंट स्पेशल फीचर्स। इतना ही, ऐसे ही आंसर अभी अपने लिए आता है सेकंड कॉन्सेप्ट में। अब मेरे को बताओ दूसरा क्या है? ऑडिट फीचर्स। अभी ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम लोग ये देखेंगे कि ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी है, ऑडिटर क्या क्या करेगा, इन शॉर्ट अपन लोग देख रहे हैं। और इन लोग ने इसको नाम दिया स्पेशल फीचर्स, पर मैं स्पेशल फीचर्स की जगह इसको ऑडिट फीचर्स करके नाम देता हूं मैं, क्योंकि ये ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट है। आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मालिक। ऑडिट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके अब ऑडिट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या है? सबसे पहला, ओके ये लोग बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स करना है, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स करना है। ऑडिटर ने एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स करना है। ओवरड्यू डेट्स मतलब क्या होते हैं? ओके तो इन्होंने कैटेगरी डिफाइन की है, दो तरह के ओवरड्यू डेट्स है। सर दो तरह के ओवरड्यू डेट्स कौन से हैं? जो 6 मंथ्स टू 5 इयर्स है, और एक है 5 इयर्स के ऊपर वाले ओवरड्यू डेट्स। ये इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन करना चाहिए और उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए। यानी ओवरड्यू डेट्स मतलब आपको ऑलरेडी बैंक ऑडिट में मैंने आपको समझाया था, ओवरड्यू मतलब क्या होता है? ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया। तो हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर को लोन दिया और मेंबर ने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया, तो ओवरड्यू हो चुका है। तो कितने महीनों के ऊपर ओवरड्यू के लिए कैटेगरी ऑडिटर देखेगा? ऑडिटर 1 महीने का ओवरड्यू हुआ तो नहीं देखेगा, 2 महीने का ओवरड्यू हुआ तो नहीं देखेगा। इट विल बी फॉर मोर देन 6 मंथ्स अप टू 5 इयर्स एंड अबव 5 इयर्स, ये आपको देखना होगा। ओके जैसे ही ये ओवरड्यू डेट्स, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स होगा, उसी तरह एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट भी होगा, ओवरड्यू इंटरेस्ट। अब ऑडिटर को खाली इतना दिखना है, जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है इसको ये लोग अक्रूवल बेसिस पे चार्ज नहीं करना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है। तो अगर कोई ओवरड्यू इंटरेस्ट है, इट विल बी बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस और रिसीट बेसिस। कैसे चार्ज होना चाहिए मालिक? अभी इंटरेस्ट जो ओवरड्यू है ऑलरेडी, इट शुड बी बेस्ड ऑन अक्रूवल और रिसीट बेसिस। ओके इट शुड बी एक्सक्लूडेड, जो भी ओवरड्यू इंटरेस्ट है इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रॉफिट। यानी अभी जो भी अपन चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन accrual, it should be based on receipt। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। सिमिलर बैंक अकाउंट जैसा ही, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लॉजिकली दे आर गिविंग लोन टू मेंबर्स देमसेल्फ। ओके सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स। ओके यानी बैड डेट्स कौन बोलेगा कि ये बैड डेट्स हो गए? 5 साल के ऊपर भी क्लासिफिकेशन आपने हाँ करने को बोला है, तो अब मेरे को बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स कौन बोलेगा? तो यहां पर हो सकता है जो भी बैड डेट्स है उसको राइट ऑफ करे, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, और रिटर्न ऑफ करने के लिए वापस इनको अप्रूवल कौन लगेगा? यहां पर रिटर्न ऑफ इट शुड बी सर्टिफाइड बाय ऑडिटर। ओके ऑडिटर, और इट कैन ऑल्सो बी सर्टिफाइड बाय मैनेजिंग कमिटी। अगर आपको याद होगा, ओके मैनेजिंग कमिटी बैंक में भी ऐसा था, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर, और बैंक खुद और आरबीआई बोलती थी। यहां पर दो तरह के हो सकते हैं। अगर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है तो ऑडिटर के थ्रू अप्रूवल होगा, और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैनेजिंग कमिटी है वो राइट ऑफ करेगी।
ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये होने के बाद ओके वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको देखना है एज ए ऑडिटर। ओके यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या देखना है बेटा? ओके कोई मुझे बताएगा? ओके पंचायती है यार जो अपन ने की हुई है बेटा, ERCV। व्हाट इज ERCV? एग्जिस्टेंस में है क्या एसेट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है कि नहीं, कंप्लीटनेस है कि नहीं, वैल्यूएशन है कि नहीं। ऑडिटर ने ओनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में सब कुछ पता करना चाहिए, बात खत्म। ओके ऐसा हो सकता है वेदर दे आर कंप्लाइंग विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और नॉट, एडहियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, एडहियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, ये ऑडिटर ने देखना चाहिए कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को वो एडहियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट इज नथिंग टू डू विद कंप्लायंस मालिक, मैं वापस बोल रहा हूं, कंप्लायंस इज समथिंग डिफरेंट विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। एडहियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स यानी वो जो सोसाइटी के लिए काम करने का, मेंबर्स के लिए काम करने का एक जिम्मा उठाया हुआ है, क्या वो जिम्मा फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं मालिक? एवरीबॉडी क्लियर? ओके ये पॉइंट ध्यान में रखना। भारत माता की जय। वापस देख लेते हैं ऑडिट फीचर्स, यानी आप देखोगे, देखो ये इन्होंने स्पेशल फीचर्स करके बोला हुआ है, लेकिन डोंट यू थिंक ये ऑडिटर देख रहा है? ऑडिटर ने क्या क्या देखना चाहिए? पहला पॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट करनी चाहिए 6 महीने से ज्यादा और 5 साल से कम, और दूसरा 5 साल से ज्यादा। तीसरा ओवरड्यू इंटरेस्ट दिखना चाहिए कि वो पीएनएल में चार्ज नहीं किया हुआ है। तीसरा पॉइंट बैड डेट से तो राइट ऑफ कर देना चाहिए, ऑडिटर का अप्रूवल लेना चाहिए, जिधर ऑडिटर का अप्रूवल नहीं है तो मैनेजिंग कमेटी खुद कर लेगी। चौथा पॉइंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज में ERCV चेक करना चाहिए। पांचवा पॉइंट एडहियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स कर रहे कि नहीं ये देखना चाहिए। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके जैसे एडहियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है उसी तरह ओके प्रोविजंस ऑफ एक्ट कंप्लाई कर रहे कि नहीं, ये है कंप्लायंस मालिक। प्रोविजंस ऑफ एक्ट को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं ये चेक करना चाहिए, यानी इन्होंने जो जो रिक्वायरमेंट बोली होगी एक्ट के हिसाब से, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से, क्या वो कंप्लाई की जा रही है। बेस्ट एग्जांपल टू कंप्लायंस टू एक्ट, क्या कंट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड्स के लिए जा रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन लिमिट्स में हो रहा है, क्या रेस्ट्रिक्शन ऑफ बोरिंग फॉलो हो रही है क्या। यानी आपने जो पहला पॉइंट पढ़ा वो एक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट बोली ना, उसी को कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं वो देखा जाए, वो देख लो एज ए ऑडिटर, आप वो देखोगे मालिक। ये होने के बाद और एक रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी, ओके एंड दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट यू थिंक वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर करना जरूरी है? यस, क्योंकि मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट, मेंबरशिप रजिस्टर, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होगी मालिक। ओके जो ये सारे मेंबर्स के इसमें अपन इंटरेस्टेड नहीं है, हम वो मेंबर में इंटरेस्टेड है जिनको हमने लोन दिया है मालिक। हमने किसी को लोन दिया होगा, वो लोन के बारे में हम इंटरेस्टेड होंगे, हम उसको वेरीफाई करेंगे, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और अब यहां पर आता है और एक पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस कैन बी ए सेपरेट क्वेश्चन इटसेल्फ। यानी अब यहां पर मैं आपको एक ट्विस्ट बता रहा हूं। ओके एक चीज तो सब एग्री करेंगे मेरे ख्याल से, ये फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट, एक चीज तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए हाँ मालिक, फालतू में पंचायती मत करना। ये बोलना मत सर आपने बताया नहीं तो मेरे को लगा कि ये पूरा आंसर नहीं आ सकता, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। ओके और ये मां कसम इतना सारा लिखेगा, छोड़ देना आंसर। ओके ऑडिट फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, दिस कैन बी ए क्वेश्चन बिकॉज ये ऑडिट फीचर्स ही है, बट ये फीचर्स के इसमें इतना सारा नहीं होगा, इसके सेपरेट क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैंने इवन आपको हाईलाइट करके बोले और एमसीक्यू के हिसाब से और थियोरेटिकल के हिसाब से बता दिए। ओके ये जो येलो की है ये क्वेश्चन आने की संभावना है, पूरा फीचर्स बॉस 100% नहीं आएगा, पूरा फीचर्स 100% नहीं आएगा मालिक, लेकिन हाँ येलो मैंने मार्क किया वो आ सकते हैं, दूसरे जो येलो नहीं किया वो भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंटेंट नहीं है तो वो आने की संभावना बहुत मुश्किल है। हाँ ऑडिट फीचर्स पूरा आ सकता है भाई, क्योंकि यार हो गया ना खत्म, ये हो गया यार, ये इसके टोटल पॉइंट्स कितने हैं यार, 10 पॉइंट का लॉजिक है और 10 हेड पॉइंट और 2-2 लाइन का मसाला है यार, ये पूरा ऑडिट फीचर्स पूरा आ सकता है। यानी यहां पर आप ध्यान रखना, ये होलसेल का तो पॉइंट है ही है, और इसमें से अपनी औकात में जो आ सकता है वो मैंने ब्लू में लिखा है और ये यहां पर मैं लिख रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो ऊपर और इस क्वेश्चन में डिफरेंस था मालिक, यहां पर अपने लिए ध्यान रखना है, यहां पर ऑडिटर ओके देयर कैन बी ए स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, यानी कुछ कुछ केसेस में ओके ऑडिटर स्पेशल रिपोर्ट देगा रजिस्ट्रार को, रजिस्टर लिखा है मां कसम, रजिस्ट्रार, यार कैसा आदमी है यार, रजिस्ट्रार को ओके स्पेशल रिपोर्ट देगा रजिस्ट्रार को। सर कौन से केसेस है? 4 केसेस इन लोग ने बताया है, ये आपने एलडीआर रखना है, ओके याद रखना है मालिक।
पहला, जैसे ही इसको मालूम पड़ा देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, ओके, यानी यहां पर कुछ मेंबर्स लोग हैं वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए ये काम कर रहे हैं। पर्सनल प्रॉफिटेरिंग हो रहा है बाय मैनेजिंग कमिटी, यानी जो मैनेजिंग कमिटी है वो खुद के लिए काम कर रही है रेदर देन ऑल द मेंबर्स। जैसे ही आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिले आपने स्पेशल रिपोर्ट देनी चाहिए, किसको? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार यहां पर ध्यान दो। सेकेंड पॉइंट, ओके, एक कॉमन पॉइंट है, जैसे ही आपको मालूम पड़ा देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही है, लोन दिया जा रहा है, ओके, ज्यादा देन मेंबर्स को, आपको मालूम पड़ रहा है कि यहां पर बोरोइंग्स ली जा रही है आउटसाइड द लिमिट में, ओके, ये सारी चीजें हुई बॉस, आपको ये करना होगा। आपको मालूम पड़ा देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। व्हेन वी से मिसमैनेजमेंट मतलब क्या? ओके, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वी आर इन्वेस्टिंग इन द लिमिट, नो इश्यू, लेकिन वी आर इन्वेस्टिंग इन अदर बिजनेस विच इज नॉट रिलेटेड टू कोऑपरेटिव पॉइंट। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑब्जेक्ट है उसके अलावा अपन कुछ कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स अचीव नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव मतलब मेंबर्स के अलावा हम दूसरे चीजों में काम कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट से अगर हुआ तो मिसमैनेजमेंट रहा तो आपको ये करना होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, लास्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर अगर यहां पर मालूम पड़ा देयर इज एन एडवांस डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस, डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस, डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस गिवन टू वेस्टेड ग्रुप। वेस्टेड ग्रुप मतलब मैनेजमेंट के कोई पहचान वाले, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मैनेजमेंट के पहचान वाले लोग हैं उनको लोन दिया गया है, वो भी डिसप्रोपोर्शनेट, बहुत सही तरह से नहीं दिया गया है, जो लॉजिक है जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से नहीं दिया गया है, भाई स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्टर जाएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो मालिक ये केसेस में स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्टर जाएगी। ओके, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्टर वापस मैं बता रहा हूँ क्या सीन है। देखो, ऐसे कुछ किस्से ऑडिटर के सामने आए हैं, ऐसे कुछ किस्से ऑडिटर के सामने आए मालिक। एग्जांपल, ओके, देयर इज ए पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, यानी यार जो मैनेजिंग कमिटी है वो खुद के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं रेदर देन मेंबर। दूसरा आपको मालूम पड़ रहा है फ्रॉड है। तीसरा आपको मालूम पड़ रहा है यार देयर इज ए मिसमैनेजमेंट, यानी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ और एक्टिविटी हो रही है। चौथा आपको मालूम पड़ रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसमें जो भी मैनेजिंग कमिटी है वो डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस दे रही है, यानी वो अपने रिलेटिव्स को एडवांसेस देती है, ओके, जो इंटरेस्टेड ग्रुप है उनको एडवांसेस देती है और उनसे रिकवरी में ढील छोड़ते हैं। इस केसेस में स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार ऑडिटर ने देनी चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, तो ये केसेस में स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार जाने वाली है। आत्मा क्लियर है? ओके, ये सिनारियो में, ओके, मैं मेरा थोड़ा गला दुख रहा है इसलिए मैंने पॉज लिया था। ओके, इट्स थोड़ा सा पेनी हवेली, तो मैंने विक्स खाया, तो थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ मालिक, तो अभी थोड़ा स्लो, पता नहीं मेरे को इसका वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रहा होगा, बट थोड़ा स्लो है तो थोड़ा सा आप पिच वॉल्यूम पिच कर लीजिए, क्योंकि मैं पिच ज्यादा नहीं करूंगा, तो तुमने पिच करना है, मेरे से पिच नहीं होगा। ओके, तो नेवरदलेस स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार ये करनी पड़ेगी। इसके बाद जैसे भी ये काम खत्म हो गया, ओके, नाउ द ऑडिट रिपोर्ट विल बी गिवन टू सोसाइटी, रेदर देन इसको नीचे कर देते मालिक। ऑडिट रिपोर्ट विल बी गिवन टू सोसाइटी, ऑडिट क्लासिफिकेशन दिया जाएगा टू सोसाइटी, यानी इसकी कौन सी क्लासिफिकेशन है, ऑडिट क्लासिफिकेशन विल बी गिवन टू सोसाइटी बेस्ड ऑन इट, एंड डिस्कशन विल बी डन विद मैनेजिंग कमिटी। बस खत्म। I told you already, okay, the discussion with managing committee. मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ कि सर ऐसा सीन है, ये जो अपन ऑडिट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बात कर रहे हैं ये होलसेल आ सकता है या इसका एक रिटेल क्वेश्चन है, दैट इज स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। मेक इट श्योर, आपको कैसे समझेगा सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का आंसर है या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव? नाम से एग्जामिनेशन में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आए तो आपको यहाँ पर ही रहना है, बात खत्म है, इससे ज्यादा हेडेक नहीं करना है मालिक आपको। प्लीज मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो राइट नाउ the features of cooperative society is done, the second is audit features of cooperative society is done. Everybody clear? Any doubt till here Malik? ओके, तो अब अगर किसी को ये भी पॉइंट कॉपी करना है वापस मैं एक बार रिपीट कर दूं। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स, ओके, कोई भी 6 मंथ्स 5 ईयर्स के ऊपर है, 5 ईयर्स के बीच में है और 5 ईयर्स के ऊपर है। ओवरड्यू इंटरेस्ट, ओके, बुक नहीं होने चाहिए पीएनएल में। बैड डेट्स है, राइट ऑफ हो जाना चाहिए। एसेट लायबिलिटीज चेक होना चाहिए। एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए। प्रोविजन ऑफ कंप्लायंस ऑफ एक्ट होना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप रजिस्टर होना चाहिए ताकि लोन दिया हुआ है रिकवरी बराबर हो रही कि नहीं ये चेक करना है। और एक है स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्टर होना चाहिए 4 केसेस में। पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग होगा, ओके, सेकंड पॉइंट फ्रॉड होगा, तीसरा मिसमैनेजमेंट होगा और चौथा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडवांसेस आर गिवन टू डिसप्रोपोर्शनेट ग्रुप्स।
एवरीबॉडी क्लियर। और उसके बाद एसेट क्लासिफिकेशन होगा, ऑडिट क्लासिफिकेशन होगा, यानी क्लासिफिकेशन कैटेगरी 1 2 3 टायर, या आपको याद होगा टायर 1 2 3 ऐसा दिया जाएगा और उसके बेसिस पे मैनेजिंग कमेटी के साथ डिस्कस किया जाएगा। भारत माता की जय। दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस विद योर main two questions. These are the two questions, main two questions which we have discussed. One is features of cooperative society and second is audit features of cooperative society. Everybody clear? Okay. प्लीज मेक श्योर ये आपके दिमाग में कोई भी हेडेक नहीं करना मालिक। ओके ये आपके दिमाग में क्लियर कट रखना। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑडिट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके नाउ वी आर कमिंग विथ योर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। Now when I discuss about rights and duties of auditor, but before ये कॉपी करना है तो ये कॉपी कर लीजिए मालिक। ओके ये वाला पोर्शन कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, और मैं नोट्स में भी डिस्कस करना बाकी है, मैं वो कर लेता हूँ एक बार। मालिक पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको अपन क्लोज कर रहे हैं। एक 20 सेकंड में इसको चेंज कर रहा हूँ मालिक। मिक्स खा रहा हूँ मालिक, आप भी कुछ ऐसे खाइए गले के लिए। साला एक सेकंड के लिए भी गला दुखाना, कोविड का टेंशन दिमाग में आ जाता, ऐसा फटा पड़ा है। मतलब अभी तो ऐसा लगता है कि साला एक बार ये होके देखो, एक बार का होके ना खत्म हो जाए तो 15-20 दिन खत्म हो जाए। साला इधर नहीं हुआ ना, रोज का दिन में एक बार तो ऐसा लगता है कि कोविड तो नहीं हो गया, माँ कसम। अलग ही स्ट्रेस लेवल चल रहा है अपनी दुनिया में। ओके मालिक, ओके तो एक बार ये कंटेंट देख लेते हैं मालिक। स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके पहला एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। ओवरड्यू डेट्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड 5 years एंड मोर देन 5 years, ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओवरड्यू इंटरेस्ट ओके एक्सक्लूड किया जाएगा। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स एंड इरिकवरेबल लॉस बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ओके जो भी फंड जो भी होंगे एंड सर्टिफाइड करेंगे बाय हुम, ऑडिटर, वेयर लॉ सो रिक्वायर्स। अगर लॉ रिक्वायर नहीं है तो मैनेजिंग कमिटी सर्टिफाई करेगी। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इट इज नथिंग बट एक सिंपल सा लॉजिक, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यूएशन, ईआरसीवी के कॉन्सेप्ट में दिया है। Adherence to cooperative principles. The auditor should ascertain how far the objects are achieved. The principle, हाँ ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ओके ऑडिट शुड बी फॉलोड फॉर द पर्पज। यानी यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि भाई यार ये पैसा अगर अपना पैसा होता तो कैसे खर्च करते थे, वैसा ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में खर्च किया जा रहा है मालिक। ये एक एडिशनल पॉइंट है, आई जस्ट मिस आउट व्हाइल एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट, लेकिन मेक इट श्योर ओके कोऑपरेटिव प्रिंसिपल वो ऑब्जेक्ट उसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जाना नहीं चाहिए। provisions of companies act provisions of cooperative society act is complied or not। ओके infringement हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना है आपको। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ देयर पासबुक। ओके जो भी है एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज करनी है, उनको लोन गिवन है, उसके रीपेमेंट है, उनके कंफर्मेशन है, ओके ये चेक करने हैं। स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, रिटेल क्वेश्चन। During the course of audit, if auditor notices that there are some serious irregularities in working of the society, he may report special matters to the registrar, drawing specific attention. Personal profiteering by the members of managing committee in transaction of society, which is ultimately detrimental to the interest of the society. Detection of fraud related to purchase, expense, property and stores. Specific examples of mismanagement, okay, against cooperative principles है मैंने आपको बताया. In case of urban cooperative bank, disproportionate advances to vested interest groups such as relatives of management and deliberate negligence about the recovery thereof. Okay, ये highlight करने हैं. Reckless advancing when management is negligent about taking adequate security, नहीं ले रहे, ये नहीं कर रहे, उसमें भी concept cover करते हैं. Audit classification of society after judgment of overall performance, okay, classification देगा and it should be discussed with the managing committee. बात खत्म. ये हो गया तुम्हारा क्राइटेरिया। अब आते हैं अपने अगले पोर्शन में। ओके यहाँ पर अभी देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या पोर्शन बचा हुआ है। ओके पहला फीचर्स खत्म हो गया, दूसरा ऑडिट फीचर्स खत्म हो गया, तीसरा आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर।
ओके अगेन वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये बहुत समराइज वर्जन में पढ़ो, इसका पूरा एक पेज है, लेकिन इतना पंचायती करना है मत। ओके फटाफट इसको अपडेट करना है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके तो पहला पॉइंट क्या बोलते हैं ये लोग, पहला पॉइंट ये लोग बोलते हैं, ओके सेक्शन 17 के हिसाब से ये राइट्स एंड ड्यूटीज दी हुई है। ये लोग बोलते हैं, मेरे को बताओ ऑडिटर कौन सिलेक्ट करेगा, ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा, रजिस्ट्रार। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट एट लीस्ट वंस इन ए ईयर होना चाहिए, वंस इन ए ईयर होना चाहिए। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट एटलीस्ट वंस इन ए ईयर होना चाहिए बाय सम पर्सन हु इज ऑथराइज। आइदर ऑर्डर जनरल हो या स्पेशल हो, डजंट मैटर। यानी ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर मतलब क्या, जनरल ऑडिट हो रहा है या स्पेसिफिक ऑडिट हो रहा है, डजंट मैटर, लेकिन हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का साल में एक बार ऑडिट होना जरूरी है। ओके रजिस्ट्रार ने ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, ये ऑडिटर जो भी ऑडिट करेगा उसने मेनली जो फोकस करना चाहिए वो एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट पे ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, ओके जो भी डेट 6 महीने के ऊपर के हैं और 5 साल के नीचे के हैं, और जो डेट 5 साल के ऊपर के, उनके ऊपर एग्जामिनेशन करना बहुत थरोली ध्यान रखना होगा। दैट दैट नीड टू बी टेकन केयर बाय देम। तीसरा सिनारियो, ओके भाई भाई इधर जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर जैसे भी रहेगा, ओके यहां पर जो भी ऑडिटर होगा ही विल हैव राइट टू एक्सेस, ही विल हैव राइट टू एक्सेस ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके राइट टू एक्सेस ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके पेपर्स जो भी हो गए, सिक्योरिटीज, पेपर सिक्योरिटीज, एंड he can inquire any officer of the cooperative society। okay यानी every officer okay will be responsible to जो भी इंक्वायरी करेगा, कुछ भी करेगा, हर ऑफिसर उसको डिटेल फर्निश करेगा। एवरी ऑफिसर विल फर्निश डिटेल विच एवर इट इज आस्क्ड बाय ऑडिटर, फर्निश द डिटेल। वेरी क्लियर। ओके अब मेरे को बताओ, इसी इसी को कंटिन्यूशन में करेंगे। ओके ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, और ऑडिट रिपोर्ट किसको दी जाएगी ये आपको ऑलरेडी पता है, रजिस्ट्रार को दी जाएगी, और रजिस्ट्रार को दी जाएगी, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी जाएगी। एवरीबडी क्लियर। रजिस्ट्रार में किसको दी जाती है, यूजुअली ये है डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर करके है, इनको दी जाती है, और ये लोग रजिस्ट्रार के पास फॉरवर्ड करते हैं। ओके ये एक अथॉरिटी डिफाइन है रजिस्ट्रार ने, उनके पास जाती है, यानी एक ऑडिट विंग बोल सकते हो आप। ओके रजिस्ट्रार में एक ऑडिट विंग होगी, वो ऑडिट विंग में ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है, वो ऑडिट विंग उसके बाद रजिस्ट्रार के पास अपडेट होती है। ओके ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिपोर्ट में क्या क्या होगा, ये रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाएगा। ये रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट रहेगी इसमें दिखा जाएगा कि सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी एक्सप्लेनेशन है, सबके सब ऑडिटर को मिली। दूसरा सिनारियो लिखा जाएगा कि उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी एक्ट के हिसाब से, वो सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज पर एक्ट, एज पर एक्ट वो मिल गई। ओके पहले है इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय ऑडिटर मिल गई। सेकंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय एक्ट वो मिल गई। तीसरा सिनारियो सबसे वो उसी उसी फॉर्मेट में आता है, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ट्रू एंड फेयर दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रू एंड फेयर दे रहा है। इसी सिनारियो में बैलेंस शीट भी तोड़ है मालिक, बैलेंस शीट भी आपकी तोड़ है, यानी बैलेंस शीट भी आपके लिए सही है। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी प्रॉपरली मेंटेन्ड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी प्रॉपरली मेंटेन्ड है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओके जो आपको ऑलरेडी पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन कंसिडरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये सारे के सारे पॉइंट इज नथिंग बट विथ रिस्पेक्ट टू योर, तो अगर आप देख सकते हो ये सारे के सारे आप कंपनी ऑडिट में जो पढ़ रहे थे वैसे ही है। ओके सबसे पहला पॉइंट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो मांगी है वो दी है। सेकंड पॉइंट, ओके सारी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी एज पर एक्ट वो सारी मिल गई है। तीसरा पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है। चौथा पॉइंट बैलेंस शीट सही है। पांचवा पॉइंट बुक्स ऑफ अकाउंट सही है। एंड लास्ट पॉइंट पीएनएल बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच करता है, और ऑडिटर इसके ऊपर क्वालिफाइंग ऑब्जर्वेशन दे सकता है अगर उसको कोई क्वालिफिकेशन मिला तो। यानी एग्जाम्पल बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो उसको लगा तो वो क्वालिफाइंग ऑब्जर्वेशन दे सकता है। बात खत्म, दैट्स इट। ओके स्टोरी इज ओवर, दैट्स इट, ये खत्म। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अभी क्या समझाना, देखो यानी सबसे पहला पॉइंट, ओके ऑडिट एक साल में एक बार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स में उसने ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट राइट्स क्या है, राइट्स टू एक्सेस ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर, सिक्योरिटीज। ओके या उसको जो भी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हर ऑफिसर से वो मांग सकता है। और उसने वो रिपोर्ट, उसकी ड्यूटी क्या है, उसने रिपोर्ट है ना रजिस्ट्रार को देनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को देनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर को देनी चाहिए। और उसकी और ड्यूटी क्या होगी, 5 ड्यूटी होगी। और 5 ड्यूटी आप ऑल टुगेदर कंपनी एक्ट में जो पढ़ चुके हो, कंपनी एक्ट का रिपीटेटिव आंसर मैं बता रहा हूं मालिक।
स्टोरी खत्म। ओके, आई डाउट इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन एमसीक्यू के रिलेटेड आपको ध्यान रखना होगा। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर, ये आप देखिए इधर ऑल टुगेदर ये पूरा पेज, एक पेज पे यही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो ये एक पेज पे आप देखिए, रीड करने में पंचायती मत करना है, एक बार रीड करके छोड़ देना मालिक। सेक्शन 17 ध्यान रखना, ये सारी चीज को डील करता है। The registrar shall audit or cause to be audited some person authorized by him, okay, general order or special order, at least once in a year, okay, accounts of every registered society. The audit shall include examination of overdue debts, ये तो मैंने आपको बोला, including assets and liabilities तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन overdue debts पे ज्यादा ध्यान आएगा। The registrar, the collector or any person authorized by in writing on behalf of registrar shall at all times, जो भी auditor होगा उसको access to all books, accounts, papers, securities of society, and every officer shall furnish such information जो भी transaction के बारे में मांगा जाएगा। On completion of audit, the auditor has to submit the audit report to the society, society को देगा, and copies thereof to respective authorities such as district special auditor, district deputy registrar, जो भी रहेंगे उनके वो नाम दिए हुए उसको देनी होगी। The audit report has to be submitted in prescribed form, जिसके अंदर क्या क्या लिखा होगा। Whether he has obtained all necessary information and explanation which to his best of knowledge, सही है। Whether in his opinion and the best of his information and according to explanation given, said accounts give all information required by law, सारी information accounts दे रहे हैं हमें। वेदर पीएनएल सही है, वेदर बैलेंस शीट सही है, ओके, वेदर इन ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, एंड वेदर बैलेंस शीट एंड पीएनएल एग्जामिन्ड बाय हिम आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, एंड द ऑडिटर हैज टू गिव क्वालिफाइंग ऑब्जर्वेशन इफ एनी, अगर आंसर कुछ ऊपर के लिए नेगेटिव है तो उसने क्वालिफाइंग ऑब्जर्वेशन देना चाहिए, बात खत्म, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, ये हो गया तेरा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर। ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट इज कवर्ड इन दैट इज कॉल्ड फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैं इसको इसमें खत्म कर लेता क्योंकि इसमें सच कुछ है नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है वापस रिपीटेटिव है अपना, और मैं आगे उसको ऐड कर दूंगा चार्ट में, तब एक साथ में चार्ट कॉपी कर लेना। फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सर इसमें 700 का लॉजिक मत लगाना। ओके, यहां पर फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से दिया जाएगा। ओके, तो लॉजिकली इसमें क्या क्या कवर करने बोला है वो देखिए। द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय ऑडिटर एज प्रिस्क्राइब्ड इन वेरियस स्टेट्स, हर स्टेट के अलग अलग रहेंगे मालिक, कंटेन नंबर ऑफ मैटर्स व्हिच आर ऑडिटर हैज टू स्टेट और कमेंट अपॉन। ऐसे 700 फॉलो करने नहीं बोलने का मालिक। इन एडिशन टू अबव द ऑडिटर विल हैव टू अटैच शेड्यूल्स, उसको शेड्यूल देने पड़ेंगे टू रिपोर्ट रिगार्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन व्हिच अपीयर टू द कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ओके, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन उसको कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मिला तो उसको एनेक्सचर में ऐड करना होगा। सर आपको याद है अपन ने 700 में मैंने बताया था 700 का तो आपका बेसिक ऑडिट रिपोर्ट है, उसी तरह हर स्टेट का इधर ऑडिट रिपोर्ट रहेगा और साथ में एनेक्सचर देने होंगे, और एनेक्सचर में क्या देना है वो आपने को बताया हुआ है। हर स्टेट का ऑडिट रिपोर्ट तो आपको निकाल के नहीं दे सकते मालिक सिलेबस में, तो आप जिस स्टेट में आप काम करोगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो स्टेट का ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए मालिक। तो यहां पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैरी टू प्रोविजन है कि नहीं, ऑल सम्स व्हिच आउट टू हैव बीन बट हैव नॉट बीन ब्रॉट इनटू अकाउंट, यानी जो पैसा उनके पास आने वाला था लेकिन नहीं आया, उन्होंने अकाउंट में नहीं लाया, ओके, वो हाईलाइट करना है। एनी मटेरियल और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सोसाइटी व्हिच अपीयर्स टू ऑडिटर टू बी बैड और डाउटफुल, यानी उनको लग रहा है कि नहीं यार ये मतलब याद होगा बैड डेट्स को राइट ऑफ करना, वो कॉन्सेप्ट वो इस रिपोर्ट में डालेगा वो। एनी मटेरियल इरेगुलरिटी और इम्प्रॉपरिटी, मैंने बोला प्रॉपर्टी एलिमेंट कवर किया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिंसिपल्स के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं ये कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा मालिक। सो एनी इरेगुलरिटी और इम्प्रॉपरिटी, मैंने बताया भी प्रॉपर्टी एलिमेंट इज आल्सो कवर्ड हियर एंड दैट इज व्हाट इज ऑल टेकिंग केयर ऑफ इट। ओके, यानी रियलाइजेशन और मनी इज ड्यू टू सोसाइटी और एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर। यानी सर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे 700 इधर एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो सर क्या एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर जो एप्लीकेबल होता है वो लॉजिक अलग है, यहाँ पर हर स्टेट की रिपोर्ट्स अलग होती है मालिक, एवरी स्टेट विल हैव ए डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट रिपोर्ट्स मालिक। एवरीडी क्लियर? ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। और ये कोई भी स्टेट की कैसी भी रिपोर्ट हो, रजिस्ट्रार बोलता है ओके ये 5 चीजें उस रिपोर्ट में एज ए एनेक्स्चर होनी चाहिए, एज ए एनेक्स्चर होनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर इज। ओके, तो अब मैं इसको नोट्स में अपडेट कर देता हूँ। ओके, ये होने के बाद और एक कॉन्सेप्ट है इसके साथ में, फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ओके, तो फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या बोल रहा है, फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये क्या बोल रहा है, ओके, ये बोल रहा है पहला चीज हर स्टेट के हिसाब से रिपोर्ट बनेगी, ये समझ में आया? ओके, यानी आपको अलग से कुछ ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन कोई भी स्टेट की रिपोर्ट बने तो एनेक्स्चर लगेगा, और अगर एनेक्स्चर लगा तो एनेक्स्चर में उन्होंने ये 4 चीजें लगानी जरूरी है। 4 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5वीं चीज तो एनी अदर स्पेसिफाइड है।
4 चीजों में क्या है? सबसे पहला पॉइंट, कोई भी ट्रांजैक्शन, इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन अगर कॉन्ट्रारी हुआ है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, ओके, कोई भी पैसा आया है, सम्स नॉट ब्रॉट इन, यानी पैसा अंदर नहीं लिया, सम्स नॉट बॉट इनटू बैंक, यानी उनका पैसा नहीं आया, उनका पैसा उन्होंने लिया नहीं है, फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग ये बोल सकते हो आप। तीसरा सिनारियो, ओके, बैड और डाउटफुल डेट, ओके, जिनको उनको राइट ऑफ करना है, डाउटफुल डेट्स, इसके ऊपर अनेक्शन रहेगा। और चौथा सिनारियो, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट सिनारियो चौथा है, ओके, इट इज समथिंग विच इज प्रोप्राइटरी एलिमेंट, प्रोप्राइटी और इरेगुलर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, एनी अदर मैटर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज समथिंग विच यू शुड कॉपी नाउ। एक बार ये कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट खत्म हो गया मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो ये कॉपी कर लीजिए पूरा ये सेक्शन, उसके बाद है ये 2 सेक्शन हो गए और इसके ये चार्ट के साथ में ही आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पूरा खत्म हो जाता है मालिक। दोनों एलडीआर नहीं है मालिक। ओके, दोनों सिर्फ एक बार रिवाइज करो। ओके, जो भी आपने वापस पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो मैंने मार्क कर दिया है। ओके, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये 2 है, तो आपने कर लिया, पॉज करके कर लिया होगा होपफुली। ओके, ये सिनारियो है, पॉज कर नहीं किया तो पॉज करके अभी कर लो। ओके, और अब मैं इस पे पोजीशन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने क्वेश्चन किए अपन ने? 4 फीचर्स, स्पेशल फीचर्स, मतलब ऑडिट फीचर्स, अपना बुक में स्पेशल फीचर्स करके दिया हुआ है, लेकिन दैट इज ऑडिट फीचर्स। उसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, एंड उसके बाद है ऑडिट रिपोर्ट। ये 4 चीजें अपन ने कवर की है। ओके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको ज्यादा हेडेक नहीं है, क्योंकि जो मैंने हाईलाइट किया नहीं है, ओके, वो ऑल टुगेदर कंपनी एक्ट जैसा है, इसीलिए ज्यादा हेडेक नहीं है। ओके, आप शांति से इसको समझना। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम लो में हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये एक बार कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए यार। इसको मैं तो थोड़ा सा आपको आज लेक्चर में एकदम पिचिंग हाई नहीं मिलेगा। तो जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी जैसा भी आपको समझ रहा होगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा फीवरिश जैसा भी लग रहा है, इसीलिए मैं एसी बंद चालू ये ऐसा हो रहा है। आई एम जस्ट ये है, पर मैं ये सोच रहा हूँ ये खत्म ही कर दूं। ओके, देन मतलब ये वाला पोर्शन एटलीस्ट ये हो जाए, और उसके बाद जो लास्ट बचा वो फटाफट हो जाएगा मालिक मेरा। पर मेन कॉन्सेप्चुअली एटलीस्ट आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो सर ये खत्म हो गया, अब मेरे को बताओ। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है स्क्रीन पे देखिए। ओके, और इसका रिवीजन मैं एक साथ में कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट द रिवीजन। आप सिर्फ अभी नोटिंग में जाइए और कंसेप्ट वाइज एक बार खत्म कर लीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको देखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से रखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि ऑडिट फीचर्स क्या है। ऑडिट फीचर्स में आप देखिए क्या पढ़ना है, क्वालिफिकेशन है, अपॉइंटमेंट है, पावर्स है, ड्यूटीज है, एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल ऑडिट, उसके बाद है इंक्वायरी, और उसके बाद है इंस्पेक्शन। ओके, यानी 5 क्वेश्चन है, कौन से? सबसे पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके पास है आपके पास ऑडिट फीचर्स, उसके बाद आपके पास है स्पेशल ऑडिट, उसके बाद है इंक्वायरी, उसके बाद है इंस्पेक्शन। मैं आपको बता दूं ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा। एक इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन का आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। आपको लास्ट 3 में अच्छे से याद रखना है। ओके, पहले वाले पॉइंट में याद नहीं रखना ऐसा नहीं है, लेकिन पहले वाले पॉइंट पढ़ते पढ़ते आराम से समझ में आ जाएंगे। ओके, पहला पॉइंट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। ओके, एक चीज ध्यान में रखना, जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका काम एक ही स्टेट तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहता है, जिसका काम, जिसका ऑब्जेक्ट एक ही स्टेट तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वापस बोल रहा हूं, जिसका ऑब्जेक्ट खाली एक स्टेट तक सीमित नहीं रहता है, जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट एक स्टेट तक सीमित नहीं रहता है, इट इज एक स्टेट तक सीमित नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मालिक। ये पहला पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा एक एलडीआर मतलब तोड़ तोड़ एलडीआर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का पैसा कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को नहीं जा सकता। दिस वाज नॉट द केस विद कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट दिस इज द केस विद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज हैविंग ए बिग restriction for contribution to the political party. They should not contribute to any political party. That's it. Okay, political contribution नहीं कर सकते. Okay, any funds of multi-state cooperative society cannot be utilized for political contribution or political purpose. Political purpose मतलब objective political purpose नहीं होना चाहिए.
पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा मैं इस तरह से होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन किया तो ठीक है पर पॉलिटिकल पर्पस, मतलब कंट्रीब्यूशन किया तो ठीक है, ऐसा मतलब वैसा नहीं बोल रहा हूं, नहीं कर सकते कंट्रीब्यूशन मतलब पॉलिटिकल पर्पस के लिए हो रहा है ना मालिक, तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए पैसा नहीं जाना चाहिए मालिक, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, तो एक बार इसको आप हाईलाइट करके रख लीजिए पहले, ये ये पोजीशन को देख लीजिए, ये पोजीशन को मार्क कर लीजिए मालिक। The multi-state cooperative society, which came into force in August 2002, applies to cooperative society whose objects are not confined to one state. That contains detailed provision, blah 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 blah. The funds of multi-state cooperative society cannot be utilized for any political purpose. Okay, the Act contains detailed provision regarding the investment of funds and restriction on loans and borrowings, etc. ठीक है, अभी आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी ये इसमें आया तो बुक्स ऑफ अकाउंट खत्म ही कर लो, कुछ है ही नहीं, देख लो स्क्रीन पे देख लो। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी रखनी चाहिए, सारा का सारा तेरे को पता है, पैसा मिला गया, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग में है, ओके, तो मटेरियल लेबर का कॉस्ट, ओके, यानी कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड के जैसा खत्म हो गया। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पहला पॉइंट मैं इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रहा हूं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहा हूं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ओके, ऑल टुगेदर आपने यही पढ़ा है पहले, चौथा 4 पॉइंट जो आपने कहां पर पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सम ऑफ ऑल मनी, पैसा मिला और गया। दूसरा पॉइंट, ओके, यहां पर सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। तीसरा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और अगर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या बोलते हैं, अपना प्रोडक्शन एंड अदर थिंग के लिए इन्वॉल्व है, तो वो लोग कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखेंगे। मैं कॉस्ट रिकॉर्ड लिख रहा हूं लेकिन नोट्स में कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं है, नोट में क्या लिखा हुआ है, मटेरियल लेबर की डिटेल रखनी चाहिए, दैट्स इट। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर क्लियर। ओके, कहानी खत्म, ये यहां तक समझ में आई। ओके, ओवर। तो ये हो गई तेरी पहला बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, ये हो गया तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मालिक। ओके, अब अपन बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ये सेकंड पॉइंट, दैट इज योर ऑडिट। ऑडिट के इसमें ओके अपन क्राइटेरिया देखेंगे, और देखिए ऑडिट में कितने क्वेश्चन है, एक बार देखिए ऑडिट में कितने क्वेश्चन है मालिक। ऑडिट के अंदर, ऑडिट फीचर्स के अंदर 4 क्वेश्चन है। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, पावर ड्यूटी क्या है, कंटेंट क्या है। तो पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन। इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, फर्दर डिवाइड करूंगा मैं, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये अपन देखेंगे। क्या यार झंपे, मैं अभी थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ यार। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है, सबसे पहले अपन क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा अपने लिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा और कैसे किया जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ये आपको डिफाइन किया जाएगा मालिक। ओके, ये होने के बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा, दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर। ओके, दैट इज कॉल्ड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ओके, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करनी होगी, सिमिलर पॉइंट पे रहेगा मालिक। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपको कवर किया जाएगा, दैट विल बी कंटेंट, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए। ओके, वापस सीन चीजें एकदम सिंप्लीफाइड है, आराम से स्क्रीन पे देखिए। ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, दिस इज कंप्लीटली कॉपी पेस्ट, ऑलमोस्ट कंप्लीटली कॉपी पेस्ट लाइक कंपनी एक्ट, ये कंपनी एक्ट जैसा है मालिक। ओके, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कंपनी एक्ट जैसा है। पहला पॉइंट, ओके, क्वालिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर कौन रहेगा, इट विल बी ए डेफिनेटली ए सीए। ओके, सेकंड पॉइंट, ओके, सीए होगा, सीए एक्ट इसमें, इसमें वो याद होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपन ने क्या बोला था, द पर्सन हु हैज डन डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी ही कैन आल्सो बी ऑडिटर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस इज नॉट द केस इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली सीए, ओनली सीए, ओनली सीए कैन बी एन ऑडिटर। ओके, और दूसरा पॉइंट इन लोग ने डिस्क्वालिफिकेशन दी है जो सिमिलर टू कंपनीज एक्ट है, तो घाई मत करना, देखते जाइए। पहला, कौन नहीं रह सकता, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, ये डिस्क्वालिफाइड है, बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड है मालिक, एवरीबॉडी क्लियर।
डिस्क्वालिफिकेशन, पहला पॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता, ये अपना उसमें पढ़े थे। अगर आपको याद है बी पार्ट में ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, ऑडिटर नहीं बन सकता, याद आया मालिक? ओके, तीसरा पॉइंट, अगर आपको याद होगा, अ पर्सन हु इज अ मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, मेंबर और एम्प्लॉय, और ये मिट गया। ओके, बी पार्ट, ओके, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, ये तो अपन को समझ में आ गया। सी, ओके, आपको याद होगा, अ पर्सन हु इज अ मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, ओके, कैन नॉट बिकम द ऑडिटर। याद आया मालिक? सिमिलर पॉइंट पे आप जा रहे हो। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, अगर कोई इंडेप्टनेस है, इंडेप्टनेस याद है मालिक? इंडेप्टनेस और गारंटी दी हुई है, इंडेप्टनेस और गारंटी या सिक्योरिटी दी गई है, इंडेप्टनेस दी है, सिक्योरिटी दी हुई है आपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या गारंटी दी हुई है, ओके, आप नहीं बन सकते। बट यहां पर एक्सीडिंग, ओके, कितना, ओके, उधर कितना था याद है? 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, याद है? 5 लाख, 5 लाख, वो कंटेक्स में था। यहां पर इट इज एक्सीडिंग 1000 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। ओके, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1000 के ऊपर भी अगर आपने इंडेप्टनेस दिया हुआ है, या आपने गारंटी दी है, या आपने सिक्योरिटी दी हुई है, ओके, आपने गारंटी दी है, इंडेप्टनेस है, आप इंडेप्ट में हो, ओके, या सिक्योरिटी दी हुई है, ओके, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर नहीं बन सकते। दैट्स इट, ये 5 पॉइंट। अगर आप देखो 4 पॉइंट, ओके, अगर आप देखोगे तो यहां पर अपनी कहानी खत्म हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन। मेरे को बताओ ना, देर इज नथिंग न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार, इसमें तुम्हारे पास सिर्फ एक पॉइंट एडिशनल क्या आया, 1000 रुपीज, ओके, वो 1 लाख, 5 लाख जो भी क्राइटेरिया थे उसकी जगह 1000 रुपया हो गया और कुछ नहीं हुआ। सर वहां पर कैन ही होल्ड ए सिक्योरिटी इन दैट पॉइंट? ये सब डिस्कशन क्लियर कट उन्होंने सिक्योरिटीज के कॉन्सेप्ट में किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, इसको अच्छे से पढ़िए मालिक। वैसे क्योंकि मैं इसलिए पढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी एक्ट जैसा ही है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। सेक्शन 72, सर सेक्शन वापस तुम्हारे ऊपर है, एफर्ट रखने हैं नहीं रखने हैं, बहुत सारे सेपरेट सेक्शन है यार। State that a person who is a CA, okay, can only be appointed as the auditor of multi-state cooperative society. However, following person is not eligible for appointment: a body corporate or officer or employee of multi-state cooperative society, a person who is a member or who is in employment of officer or employee, okay, ये तो आपको बता दिया, a person who is indebted to multi-state cooperative society or who has given guarantee or provided security in connection with indebtedness to any third person किसी और को दिया हुआ है, ओके, टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, बात खत्म। ओके, एंड ये लाइन तो आपको भी पता है, इफ ऑडिटर बिकम्स सब्जेक्ट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट होने के बाद उसको कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हुए, ओके, उसके कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हुए, ओके, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस। दैट्स इट। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, काम खत्म हो गया। ओके, ये सिनारियो हो गया आपके लिए। सर ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, क्लियर कट कंपनीज एक्ट, फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय बीओडी, फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय बीओडी विद इन कितना, ओके, विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी 30 डेज, याद है? सेम लॉजिक, 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर बीओडी नहीं कर पाया तो कौन करेगा? ओके, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स मतलब कौन? मेंबर्स, मैं शेयर होल्डर्स बोल रहा हूँ। ओके, कौन करेगा मालिक? मेंबर्स करेंगे। ओके, ये फर्स्ट ऑडिटर के लिए, फर्स्ट के लिए है, और सब्सिक्वेंट के लिए आपको याद रखना है एजीएम। खाली इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ओके, जो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया जाएगा वो सेकंड एजीएम तक कंक्लूड करेगा, जो सेकंड एजीएम में अपॉइंट किया जाएगा वो थर्ड एजीएम तक कंक्लूड करेगा। यानी द अपॉइंटमेंट इन कंपनीज ऑडिट कैसा था, एक बार अपॉइंट किया वो 5 तक हो जाता, रोटेट हो जाता था, खाली अपन उसको ओके करते थे। यहां पर वैसा नहीं है, हर एजीएम में आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। सर अगर इसमें 5 साल के ऊपर ऑडिटर रह गया तो चलेगा क्या? क्या वही ऑडिटर कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। कहां पर इसमें, इस एक्ट में कहीं पर दिया डिस्क्वालिफिकेशन? नहीं, वो कंपनीज एक्ट के रेस्ट्रिक्शन थे, यहां पर नहीं है, तो ज्यादा हेडेक नहीं करना। यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि ऑडिटर इज वंस अपॉइंटेड एंड ही विल बी अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, ये ध्यान रखना।
See, one of the biggest difference in cooperative society and multi-state cooperative society is what? In cooperative society, the audit was taken care by registrar. In multi-state cooperative society, the audit is need to be taken care by multi-state cooperative society itself. इसीलिए हाँ, members will appoint the auditor and other things. ये point आपको ध्यान में रखना होगा. तो अगर आप देखोगे तो ये अगला point भी आपका cover हो गया, जहां पर आपको appointment of auditor है. खाली section है वापस section 70. Okay sir. Provide that first auditor of multi-state cooperative society shall be appointed by board within 1 month of the date of registration of such society, and the auditor shall be appointed shall hold the conclusion till first AGM. If the board fails to exercise, okay, the multi-state cooperative society in general meeting may appoint the first auditor. ठीक है, आगे टाइम लिमिट नहीं है. The subsequent auditor appointed by multi-state at each AGM, ये इंपॉर्टेंट है, each AGM खत्म. और वो जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो कब तक कंक्लूड करेगा, कब तक होल्ड करेगा, वो नेक्स्ट एजीएम तक होल्ड करेगा मालिक. एवरी क्लियर? ओके, तो यहां तक आपको ध्यान रखना रहेगा मालिक. ये हो गया आपकी कहानी. पावर्स एंड ड्यूटीज. ओके, पावर्स एंड ड्यूटी उधर ही लिख लेते भाई, ताकि क्या एक समराइज आंसर बन जाता. सर पावर्स एंड ड्यूटीज में क्या सिनेरियो है? पावर्स एंड ड्यूटीज इज अगेन सिमिलर टू कंपनीज एक्ट. सर पहला पॉइंट, व्हेन आई से पावर्स एंड ड्यूटीज, पावर्स आपको सारे के सारे सिमिलर टू, यू कैन हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू कैन एक्सेस, यू कैन इंक्वायर, यू कैन अटेंड, सारे कंपनीज एक्ट के है. तो उन्होंने इधर डिफाइन नहीं किया, इन्होंने ड्यूटी डिफाइन की है. ड्यूटी में कितनी चीजें डिफाइन की है? ए बी सी डी. यानी ये लोग बोलते हैं ऑडिटर यू विल इंक्वायर इन फॉलोइंग. सर फॉलोइंग क्या क्या है? सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस आपने जो दिए हुए हैं, लोन्स एंड एडवांसेस आपने जो दिए हुए हैं, आर दे सिक्योर्ड, आर दे प्रॉपरली सिक्योर्ड और नॉट. दूसरा सिनारियो, कोई भी ट्रांजेक्शंस बुक एंट्री से तो नहीं रजिस्टर किया ना, दे आर नॉट रजिस्टर्ड थ्रू ए बुक एंट्रीज ओनली ना. ओके, याद आ रहा होगा तो किसी के जैसा है. कोई भी पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंडिचर आपने रेवेन्यू में तो चार्ज नहीं किया ना. सर याद आ रहा है क्या? और एक कॉन्सेप्ट है, ओके, अगर आपको याद है, शेयर एप्लीकेशन मनी कुछ कैश में दिया है क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी कुछ याद आ रहा है मालिक? वो कैश का कैसा डिस्क्लोज किया है? ये पॉइंट अगर याद होगा, कंपनीज एक्ट के ही ड्यूटीज है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, उसके अंदर के सब पॉइंट्स. ओके, यही पॉइंट है आपके इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लेना, ड्यूटीज उसमें से 6-7 पॉइंट थे, उसके से 4 पॉइंट यहां पर आए, खत्म. तो यानी इसमें आपको एडिशनल याद रखने की जरूरत नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है. तो ओवर हो गया ये भी कॉन्सेप्ट. ओके, देखिए सेक्शन 73 ड्यूटीज इंक्वायरी क्या क्या करेगा? लोन्स एंड एडवांसेस दिया हुआ है वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है क्या? ट्रांजैक्शन जो किए हुए हैं वो खाली मियर बुक एंट्रीज से तो नहीं किया ना, वो एक्चुअली सीरियसली एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुए ना मालिक. उसके बाद कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर तो बुक नहीं किया ना. ओके, एंड अगर स्टेटेड इन बुक्स एंड पेपर्स दैट क्या शेयर हैज बीन एलोकेटेड फॉर कैश, जो भी एप्लीकेशन मनी आया होगा, तो कैश का एक्चुअल स्टेटस क्या है, रिसीट कब हुआ है, अलॉटमेंट में क्या हुआ है, एंड अगर कोई कैश नहीं रिसा हुआ है तो उसका पोजीशन क्या है बैलेंस शीट में, वो आपको डिफाइन करना है, और वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए. बात खत्म. दैट्स इट. ये आपको ध्यान में रखना होगा. मेरे ख्याल से स्टोरी पक्का क्लियर है मालिक. ओके, सबको क्लियर है मालिक ये स्टोरी? दैट्स इट. ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज अगेन कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ओके, तो कंटेंट, क्योंकि ये होने के बाद आपके पास जो 3 क्वेश्चन है वो 2 में डिवाइड हो जाएंगे एंड बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, टेंशन मत लेना. ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसका खाली रिवीजन प्रोसेस है ना, रिवीजन प्रोसेस आप कर लेना बाद में. मैं इसमें रिवीजन प्रोसेस थोड़े से कम कर रहा हूँ. 2-3 चीजें, मेरी एनर्जी लेवल अभी गले की वजह से मैं थोड़ा सा उसमें कंटेंट ही हूँ, तो मैं ज्यादा रिवीजन में फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले कंटेंट खत्म कर दे रहा हूँ. तो कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में ये लोग क्या बोलते हैं? ओके, पूरा वापस सिनारियो. ओके, बैलेंस शीट, पहला पॉइंट बैलेंस शीट चेक करेगा, एंड बैलेंस शीट बॉस जो भी है आपकी, ओके, वो स्टेट ऑफ अफेयर्स बरोबर बता रही है कि नहीं, स्टेट ऑफ अफेयर्स बरोबर बता रही है कि नहीं, ये आपको चेक करना है. सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, इसमें जो भी चीजें है वो बरोबर है कि नहीं, इंफॉर्मेशन बरोबर मिली है आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बरोबर है इसके लिए. ओके, ब्रांच अकाउंट का एक्सेस आपको मिला हुआ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएनएल बैलेंस शीट. ओके, ये आपकी किसके साथ मैच हो रही है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यानी ऑडिट में एक चीज तो क्लियर रखो, ओके, पीएनएल बैलेंस शीट देखने, पीएनएल देखने का रहता है, बैलेंस शीट देखने का रहता है, और एक चीज है पीएनएल बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच होता है कि नहीं, और ब्रांच अकाउंट के डिटेल्स मिले कि नहीं. खत्म हो गई स्टोरी. इसके ऊपर रिपोर्ट करना है, ये कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए. सर ये कंटेंट क्या है? वापस ये आपका सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के सब पॉइंट्स है, जो आपको एनेक्सचर के थ्रू आपको ऐड करने पड़ते हैं. इसमें भी वही एनेक्सचर के थ्रू ऐड करने पड़ते हैं यार. तो ये सिनारियो हुआ तेरे पूरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पहले 2 क्वेश्चन की सीरीज में.
तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव केस में अगर देखोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपन ने खत्म किया, उसके बाद ऑडिट फीचर्स खत्म किया, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज एंड कंटेंट है। ये अपनी कहानी खत्म हो चुकी है। ओके, मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट सिमिलर टू ओके कंपनीज एक्ट है यार। ओके, तो इसमें ज्यादा ये नहीं रहेगा, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी मालिक। ओके, तो इसको अच्छे से थम्स अप करके खत्म कर लीजिए। और मेरे हिसाब से तो यही करना, अभी ये लेक्चर देख के आपका हो जाए तो इमीडिएटली इसको मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना। जो आप समरी नोट्स बनाओगे उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि आपके कंट्रोल में आ जाए मालिक। ताकि मैं जब रिवाइज करूँ, ये कल या परसों में जब भी मेरा पूरा खत्म हो, उसके बाद मैं रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, आप रिवाइज करो तो आपको रिकॉल आराम से हो जाए मालिक। तो एक बार ये बना लीजिए मालिक। ओके, जिसको जिसको बनाना है बना लीजिए। 1 मिनट का टाइम है मालिक, 1 मिनट में आप खत्म कर लीजिए मालिक। ओके मालिक, चेंज करो स्क्रीन, एक बार देख लीजिए, दूसरे स्क्रीन पे देखिए मालिक। ओके, डन। ये वाला पॉइंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका डन हो जाता मालिक। ओके, अब अपन बढ़ते हैं। ओके, दो तीन क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ओके, अपने पास पहला क्वेश्चन है ओके स्पेशल ऑडिट का, उसके बाद है इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार। ओके, तो अब मैं इसको है ना, ये जो 3 क्वेश्चन बचे हैं तीनों येलो है। ओके, यानी आपने को अच्छे से ध्यान रखना है, यानी इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये नॉलेज आपको पहली बार आ रहा है। तो मैं आपको इस तरह से डिवीजन करूंगा। ओके, यानी ये पॉइंट अभी लास्ट पोर्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ओके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका लास्ट पोजीशन मैं इस तरह से डिवाइड करूंगा। ये होगा स्पेशल ऑडिट और एक कॉन्सेप्ट होगा इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। ये दो अलग अलग दिए बुक में, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए मैं वो दोनों को एक साथ में अपडेट करता हूं आपको। ओके, तो अपन देखते हैं इसको कैसे कवर करते हैं। पहले स्पेशल ऑडिट की बात करते हैं। सर, स्पेशल ऑडिट का पावर किसके पास है? स्पेशल ऑडिट सर, व्हेन आई से स्पेशल ऑडिट, तो आपको ये समझना है जो अपन ने अभी तक ऊपर पढ़ा, ये कौन सा ऑडिट था? ये जनरल ऑडिट था। इसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? इसका ऑडिटर अपॉइंट करने वाले मेंबर्स ही थे, इसके ऑडिटर अपॉइंट करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही थे, और कोई थे नहीं, दूसरा कोई सेपरेट अथॉरिटी थी नहीं। स्पेशल ऑडिट यानी समथिंग डिफरेंट, यानी हमको कहीं ना कहीं कोई डाउट आया, इसीलिए हम आपको ये स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्पेशल ऑडिट। पहला पॉइंट ओके यहां पर याद रखिए और अच्छे से समझ से जाइए। पहला पॉइंट आप जो दिमाग में डालेंगे ओके ये डालेंगे, ये पावर किसके पास है? पावर इज ओनली विथ सीजी। सीजी है, रजिस्ट्रार नहीं है, सेंट्रल रजिस्ट्रार नहीं है। द पावर इज ओनली विथ सीजी टू गो और डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द रीजंस? इसको सेक्शन वाइज याद रखना, तो सेक्शन वाइज याद रख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 77 के हिसाब से ये है, सेक्शन 77 के हिसाब से ये रहेगा मालिक, सेक्शन 77 के हिसाब से ये रहेगा। ओके, दूसरा पॉइंट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, यानी कौन से क्या इसमें है, क्या कारण है? ओके, रीजंस फॉर स्पेशल ऑडिट, रीजंस फॉर स्पेशल ऑडिट। पहला रीजन ओके जैसे ही इनको ये लगा कि अफेयर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके आर नॉट बीइंग मैनेज्ड ओके फॉर म्यूचुअल हेल्प, यानी हम लोग ने जिस पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया था म्यूचुअल हेल्प ओके म्यूचुअल एड ओके एंड सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल एड एंड सेल्फ हेल्प ओके इस कंटेक्स्ट में ओके तो भाई पहला पॉइंट है कि जैसे ही सीजी को मालूम पड़ा कि दो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके जो अफेयर्स हो रहे हैं वो इज नॉट मैनेज्ड, आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद सेल्फ हेल्प म्यूचुअल एड, यानी हमने जो मिलके काम करने की ये डाली थी उसके हिसाब से नहीं हो रहे, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं हो रहे, प्रूडेंट प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं हो रहे, बॉस ओके स्पेशल ऑडिट करवाएंगे।
दूसरा सिनारियो, दूसरा ग्राउंड क्या है, दूसरा ग्राउंड स्पेशल ऑडिट का क्या है? ओके, अगर गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, सीजी को मालूम पड़ा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से देयर इज अ सीरियस इंजरी, सीरियस इंजरी, सीरियस इंजरी, सीरियस इंजरी और डैमेज टू किसको किसको, ट्रेड, ओके, और इंडस्ट्री और बिजनेस। अगर सीजी को मालूम पड़ा कि भाई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, देयर इज अ सीरियस इंजरी और सीरियस डैमेज टू द बिजनेस, टू द इंडस्ट्री, टू द ट्रेड, ट्रेडिंग करने के लिए। एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो प्रोडक्ट बेच रही है और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो compete कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, वो पूरी तरह अमाउंट वाट लगा दिया, यानी बहुत लोएस्ट कॉस्ट पे डाल दिया। डोंट यू थिंक इट में हैव इंपैक्ट ऑन बिजनेस? इसकी वजह से पूरा ट्रेड इंपैक्ट होगा यार, पूरा पूरा इंडस्ट्री इंपैक्ट होगा। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर कर सकती है। तीसरा सिनारियो, अगर उनको मालूम पड़ा कि भाई सॉल्वेंसी की लगी पड़ी है, सॉल्वेंसी की लगी पड़ी है, सॉल्वेंसी की लगी पड़ी है, ओके, तो ये लोग स्पेशल ऑडिट ऑर्डर करवा सकती है। वापस आते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए, ओके, पावर ऑफ स्पेशल ऑडिट सेक्शन 77 के हिसाब से किसके पास है? ओनली सीजी कैन पावर, ओके, स्पेशल ऑडिट। सेकंड, स्पेशल ऑडिट ऑर्डर करने के रीजंस बताइए। स्पेशल ऑडिट ऑर्डर करने के जो रीजंस है, स्पेशल ऑडिट ऑर्डर करने के जो रीजंस है, जो रीजन दिए हुए हैं, वो 3 रीजन दिए हुए हैं। सबसे पहला रीजन ये दिया हुआ है, अफेयर्स आर नॉट बीइंग मैनेज्ड। जैसे आपका कोऑपरेटिव प्रिंसिपल था उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। दूसरा, ओके, आपकी वजह से बिजनेस या ट्रेड या इंडस्ट्री की लगने वाली है। और तीसरा, आपकी खुद ही लगने वाली है। पहला, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। दूसरा, तुम्हारी वजह से दूसरे की लगने वाली है। और तीसरा, तुम्हारी खुद की लगने वाली है। ओके, पहला, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। दूसरा, इंडस्ट्री की लगने वाली है, दूसरे की। और तीसरा, तुम्हारी खुद की लगने वाली है। इस केस में मैं स्पेशल ऑडिट करूंगा, स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दूंगा। ओके, यहां पर स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर, ओके, ये ऐसा जरूरी नहीं कि जिस फाइनेंशियल पीरियड में स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दिया उसी उसी पीरियड के लिए हो सकता है। इट कैन बी एनी पीरियड्स, एनी पीरियड और पीरियड्स। ओके, जो भी पीरियड्स लगता है सीजी को, ओके, ये भाई 2 साल का ऑडिट करना है, ये 1 साल का ऑडिट करना है, या 3 साल का ऑडिट करना है, ओके, तो वो 3 साल का भी ऑडिट करवा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो खाली इस साल का ऑडिट करवाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो ध्यान में रखना है वो ये है, और मैं इसको हाईलाइट भी करता, ओके, और ब्लू में लिख रहा हूं, मालिक इसको अच्छे से समझिए। ओके, सीजी ऑर्डर कब कर सकती है, ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कब कर सकती है स्पेशल ऑडिट का? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक स्टेक इज 51% और मोर, 51% or more in that cooperative society, 51% or more in that cooperative society, then only स्पेशल ऑडिट हो सकता है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है तो सीजी स्पेशल ऑडिट नहीं करवा सकती, सीजी स्पेशल ऑडिट नहीं करवा सकती। आप ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रख लेना, ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना। सर इसका मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी जैसा हो गया? आंसर इज यस, पर गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, दिस इज गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी काइंड ऑफ थिंग। इट इज a cooperative society, multi state cooperative society which are developed for government। अब एग्जांपल, ओके सर, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, जो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, वो इस कैटेगरी में फिट हो सकती है। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, इस कैटेगरी में फिट हो सकती है। आपको ये समझना होगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, ये कॉन्सेप्ट जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज्यादा है, तब जाके ये कैटेगरी होगी मालिक। और ये होने के बाद आपने वो क्लियर कट किया हुआ है, ओके, यहाँ पर 51% ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ऑडिटर जो ऑडिट बनाएगा, ऑडिटर ये जो रिपोर्ट बनाएगा, ये रिपोर्ट किसको देगा? क्या ये रिपोर्ट मेंबर्स को जाएगी? ये रिपोर्ट मेंबर्स को नहीं जाएगी मालिक। तो फिर ये रिपोर्ट को किसको जाएगी? ओनली सीजी। दिस रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजन सिंपल है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जिसने किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि ये रिपोर्ट किसको देनी है, जरूरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब भी अपन सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज करें ना, तो याद रखना, इट इज समथिंग लाइक दैट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए होता है ना, उनके पास जाती है रिपोर्ट। और एमसीए अगर बोलता है कि ये रिपोर्ट किसी और के पास भेजनी है तो उसके पास जाएगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ओके, ये रिपोर्ट इन्फॉर्म जैसे ही सीजी को होगा, ओके, उसके बाद सीजी चाहिए और सीजी वो एक्शंस लेगी, और एक्शंस के हिसाब से वो बताएगी कि भाई ये करना है मालिक, ये करना है मालिक। ठीक है मालिक, एक्शंस के काम हो गए। ये होने के बाद अगर सीजी ने कोई एक्शंस नहीं लिए, अगर सीजी ने कोई एक्शंस नहीं लिए और उसके बीच 4 मंथ एक्सपायर हो गए, 4 मंथ एक्सपायर हो गया, ओके, 4 महीने खत्म हो गए, ओके, ऑफ द डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन गवर्नमेंट को रिसीट मिली थी, जिस दिन गवर्नमेंट सीजी को रिपोर्ट मिली
थी स्पेशल ऑडिट की और 4 महीने उसके बाद एक्सपायर हो गए रिपोर्ट मिलने के बाद, इसका मतलब सीजी को कंसर्न नहीं है, सीजी को इशू नहीं है। ओके, तो इस केस में ये कॉपी सीजी, कॉपी ऑफ रिपोर्ट, copy of report CG will give it to cooperative society, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, MCS लिखने का शॉर्ट फॉर्म में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको जाएगी रिपोर्ट। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इसके एक्सपेंसेस कौन डिटरमाइन करेगा? एक्सपेंसेस कौन डिटरमाइन करेगा? एक्सपेंसेस विल बी डिटरमाइंड बाय, डिटरमाइंड, मैं बोल रहा हूं डिटरमाइंड बाय हुम? सीजी। लेकिन मेरे को बताओ इसका पेमेंट कौन करेगा? ओके, सीजी करेगी या ओके मल्टी स्टेट करेगा? पेड बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात खत्म, ये पॉइंट ध्यान में रखना। दिस इज स्पेशल ऑडिट 77, खत्म स्टोरी। तो स्पेशल ऑडिट 77 के अंदर आपको समझ में आ चुका है मालिक क्या करना है। तो यहां पर आप देखिए स्पेशल ऑडिट में क्या क्या करना है। तो स्पेशल ऑडिट की कैटेगरी में आपको क्या क्या करना है, ये आपको कैटेगरी समझ में आ रही है मालिक। तो स्पेशल ऑडिट में सबसे पहले आपको ये समझना होगा द स्पेशल ऑडिट की कैटेगरी या पावर किसके पास है? पावर इज ओनली विद सीजी। सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द रीजन ऑन और ग्राउंड्स ऑन विच सीजी कैन ऑर्डर दिस पॉइंट? 3 चीजें। सबसे पहला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी खुद की लग रही, मतलब तुम्हारे बिजनेस तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। सेकंड, तुम इंडस्ट्री या ट्रेड की वाट लगाओगे। और तीसरा सिनेरियो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आएगा दैट तुम्हारी वजह तुम्हारी खुद की लगी पड़ी है। ये केसेस में ओके, ये केसेस में सेकंड पॉइंट है। ओके सर, कौन से पीरियड्स के लिए ऑडिट ऑर्डर किया जाएगा? करंट पीरियड या प्रीवियस पीरियड आल्सो, एनी पीरियड्स। इट इज नॉट कंपल्शन दैट ये करंट पीरियड के लिए ही किया जाएगा। चौथा सिनेरियो, सीजी कब ये ऑर्डर कर सकता है? अगर सीजी का स्टेक 51% से ज्यादा है तो ही ये ऑर्डर किया जा सकता है। ओके, पांचवा पॉइंट, ये ऑडिट रिपोर्ट किसको दी जाएगी? ये ऑडिट रिपोर्ट मेंबर्स को ना देके सीजी को दी जाएगी। उसके बाद सीजी एक्शन लेगी। एक्शन अगर नहीं लेती है और 4 महीने खत्म हो जाते हैं, 4 महीने खत्म हो जाते हैं तो भाई ये सीजी ये रिपोर्ट शिफ्ट करेगी या ट्रांसफर करेगी, देगी किसको? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और उसके बाद ओके यहां पर एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मतलब जो भी चीज है वो डिफाइन हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस सीजी डिटरमाइन करेगी और इसका पेमेंट जो करेगी वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। ओके, ये है आपका पावर ऑफ सीजी टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट 77 के हिसाब से ध्यान रखना। द अफेयर्स ऑफ मल्टी स्टेट, इसमें रेड रहना भूल गया मालिक, तो थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लेना। अफेयर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल डीड और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बीइंग मैनेज्ड इन मैनर लाइकली टू serious injury damage to the interest of trade industry or business that financial position की लगी पड़ी है, endanger its solvency। और ये पूरा पैराग्राफ है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो ये आप इस पॉइंट पे आप रीड मार लेना मालिक, मैं इसमें ज्यादा पंचायती नहीं कर रहा क्योंकि वैसे भी इस पॉइंट में इट्स ओनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट ये ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू दिस कंटेंट। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर पेज पे लिखी हुई है। ओके तो एक बार ये स्पेशल ऑडिट के बाद इंक्वायरी ये खत्म करने दो, उसके बाद एक साथ में ये दोनों चीजें कॉपी कर लेना मालिक, और अगर साथ साथ पे कॉपी कर लिया तो गुड इनफ मालिक। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है मालिक, दैट्स इट। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना मालिक। ओके तो स्पेशल ऑडिट की कैटेगरी खत्म हो गई। ओके नाउ वी आर एंटरिंग इनटू इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड स्पेशल ऑडिट इज सेक्शन 77, ये याद आराम से रहता है, ध्यान रखना। इंक्वायरी इज 78 एंड इंस्पेक्शन इज 79। ओके यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट था, सीजी ऑर्डर कर सकता था, यहां पर सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रार, यानी यहां पर सीजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास इंक्वायरी इंस्पेक्शन है। ओके अब सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल रजिस्ट्रार। ओके मेरे ख्याल से समझ में आया ये पॉइंट, और दोनों के लिए सबसे पहला पॉइंट कॉमन है, हु कैन गिव द रिक्वेस्ट, हु कैन गिव द रिक्वेस्ट, गिव द रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। ओके इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन दोनों का आंसर सेम है। सबसे पहला जो रिक्वेस्ट देगा, ओके पहली बात कौन ऑर्डर करेगा इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन? इट विल बी डन बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार। लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्रार सुओ मोटो नहीं करता मालिक, सुओ मोटो मतलब खुद की मर्जी से नहीं करता, उनके पास कोई एप्लीकेशन आता है तब जाके सेंट्रल रजिस्ट्रार ये ऑर्डर करेगा। तो एप्लीकेशन देने वाले कौन कौन है? सबसे पहला पॉइंट ओके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके साथ एफिलिएटेड है, एफिलिएटेड है, वो आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार को बोल सकते हैं कि भाई इंक्वायरी करो या इंस्पेक्शन करो। सर इसका मतलब क्या है? ओके देखो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना भी रहा तो इवन इट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली। ओके तो वो पहले किधर ना किधर तो कोई एक पर्टिकुलर इसके साथ एफिलिएटेड होगी, यानी उनके साथ टाइप में होगी रजिस्ट्रार के साथ, उनको ऐसे
जहां पर ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर थिंग्स कर रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट इसको अपडेट करना चाहिए, ये पॉइंट इसका इनका इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन होना चाहिए ये मैटर का, तो वो सेंट्रल रजिस्टर को एप्लीकेशन दे सकती है। दूसरा सिनारियो, ओके, एप्लीकेशन देने वाला कौन है? ओके, क्रेडिटर, एनी क्रेडिटर, नो लिमिट ऑन अमाउंट। तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन देयर इज अ लिमिट। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड होना चाहिए, 1/3 ऑफ द मेंबर्स। बीओडी दे सकते हैं लेकिन 1/3 ऑफ द मेंबर्स होने चाहिए, याद रखिए। एंड लास्ट पॉइंट, मेंबर्स दे सकते हैं लेकिन वापस लिमिट है 1/5 ऑफ द मेंबर्स, 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर, वैल्यू नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। इधर वैल्यू का कोई डिस्कशन नहीं है, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पहला पॉइंट, इंक्वायरी कौन कर सकता है? सेक्शन 78 इज अबाउट इंक्वायरी, 79 इज अबाउट इंस्पेक्शन। सेंट्रल रजिस्ट्रार ये इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकती है। ओके, पॉइंट इज देयर, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन के ऑर्डर देने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास किसी ने तो एप्लीकेशन दिया होना चाहिए। कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है? 4 जन। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके साथ एफिलिएटेड है, जिनके साथ टाई अप में है बिजनेस करने में या कुछ रजिस्टर करने में। दूसरा पॉइंट, क्रेडिटर दे सकता है। तीसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे सकता है, जिसमें 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे सकते हैं, मिनिमम 1/3 होना चाहिए। और मेंबर्स दे सकते हैं जिसमें मिनिमम 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। ओके, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर मैं डिवाइड करूंगा, यानी पहला पॉइंट तो 78 79 के लिए सेम है। अब मैं बात करता हूं इन इंक्वायरी की। इंक्वायरी के लिए मिनिमम 15 डेज नोटिस दी जाएगी, डेज नोटिस दी जाएगी। याद रखिए, इंस्पेक्शन कभी भी पहले नहीं होगा, सबसे पहले इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में कुछ ऐसा लगा, उसके बाद इंस्पेक्शन के ऑर्डर होते हैं। तो याद रखना, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके, यहां पर सबसे पहला 15 डेज ऑफ नोटिस दी जाती है इंक्वायरी के लिए, 15 दिन पहले दी जाती है। उसके बाद जो भी बंदा इंक्वायरी करने आएगा, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार और एनी ऑथराइज पर्सन, जो ये इंक्वायरी करने आएगा, ऑथराइज पर्सन जो ये इंक्वायरी करने आएगा, ये क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले ही कैन एक्सेस ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जब मैं ये बोल रहा हूं ना, ये बहुत समराइज में लिख रहा हूं कि एक्सेस, ही कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ही कैन एक्सेस रिकॉर्ड्स, ही कैन एक्सेस डॉक्यूमेंट्स, ही कैन एक्सेस कैश, जो भी कस्टडी है। ओके, एंड ही मे समन, ओके, ईच एंड एवरी पर्सन टू आंसर द क्वेरी। उनकी जो भी क्वेरी होगी, उनके जो भी क्वेश्चन होंगे, उनको वो समन कर सकता है कि भाई मेरे क्वेरी का, मेरे आंसर, इसका पॉइंट ये देखो, ये पॉइंट बता दो मालिक, ये पॉइंट करवा दो। सेकेंड पॉइंट, ओके, एजीएम, जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए, ओके, या जनरल मीटिंग को कॉल करने के लिए, ओके, ही कैन कॉल द जनरल मीटिंग एंड ही विल अटेंड द जनरल मीटिंग। यानी आप इमेजिन करो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्वायरी के टाइम पे जनरल मीटिंग, मेंबर्स को बुलाओ भाई, क्योंकि मेंबर से बात करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होगी, ये डिस्कशन किया जाता है, ये, बट ये डेफिनेटली, ओके, एक कंडीशन होगी, ओके, इट शुड नॉट विथस्टैंडिंग एनी बाय लॉ। मतलब ऐसा हो सकता है, देयर में भी ए बाय लॉ, मतलब ऐसा हो सकता है लॉ में लिखा होगा, ओके, जो भी स्टेट के साथ जैसे भी रजिस्टर होगा उस केस में लिखा होगा कि भाई यह जनरल मीटिंग के लिए जो नोटिस भेजे जाएंगे, वो नोटिस इस बंदे ने, सेक्रेटरी ने भेजनी चाहिए। अब उसको ध्यान में रख के, अभी आप क्या बोलोगे, यार ये कैसे भेज सकता है, सेक्रेटरी ने भेजना चाहिए, लॉ तो ये बोल रहा है, इसीलिए क्लियर कट रखा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनी लॉ, नॉट विथस्टैंडिंग, यानी यहां पर, ओके, एनी बाय लॉ, कोई भी बाय लॉ होगा वो स्टैंड नहीं करेगा, ये स्टैंड होगा, क्योंकि इसके पास पावर, स्पेशल पावर ये एक्ट में दिया गया है। तो यहां पर देयर विल बी नॉट विथस्टैंडिंग एनी बाय लॉ। आपने कुछ भी बाय लॉ बनाया होगा, आपने कुछ भी बाय लॉ बनाया होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके पास पावर है, जनरल मीटिंग बुला सकता है। ओके, तीसरा सिनारियो, ये किसी भी पर्सन को समन कर सकता है, जिसमें समन कर सकता है जिसमें इसको डाउट है कि उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये किसी भी पर्सन को समन कर सकता है जिसको उसको डाउट है कि उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके सर, क्या ये ब्रांच से भी बुला सकता है? आंसर इज यस। ओके, ब्रांच से बुला सकता है, एनी हेडक्वार्टर एचओ से बुला सकता है, जहां से उसको लगता होगा वहां से उसको बुला सकता है। ही मे समन दैट पर्सन। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, यहां पर विथ इन, ये इंक्वायरी का याद रखना, ये इंक्वायरी में बता रहा हूं मैं, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी। ओके, एन इंक्वायरी। एंड लास्ट पॉइंट, विद इन 3 मंथ्स, ओके, यहां पर सेंट्रल रजिस्ट्रार, जैसा आपका सीजी का पॉइंट था ना, सेंट्रल रजिस्ट्रार विद इन 3 मंथ्स, ओके, स्टेप्स ले लेगी, ओके, जिनके साथ भी ये है, ओके, ये बता देगी कि क्या करना क्या है, स्टेप्स और एक्शंस, जिनके साथ भी एफिलिएटेड है ये सोसाइटी, उनके साथ स्टेप्स और एक्शंस के बारे में डिस्कशन कर लेगी। दैट्स इट, इस तरह से इंक्वायरी होगी। अब मेरे को बताओ सेकंड थर्ड, वापस आते हैं इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। ओके, पहली बात करते हैं इंक्वायरी हो या इंस्पेक्शन हो, ये दोनों मैंने कॉमन क्यों किया, क्योंकि पहला पॉइंट सिमिलर है कि इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के लिए कौन एप्लीकेशन दे सकता है, तो 4 जन।
दूसरा, अब इंक्वायरी, दूसरा तीसरा चौथा इज ओनली फॉर इंक्वायरी। ओके, सेकंड पॉइंट चलता है, इंक्वायरी 15 दिन की नोटिस दी जाएगी इंक्वायरी के पहले, यानी 15 दिन पहले हम बताएंगे कि हम आने वाले हैं। उसके बाद इंक्वायरी में हमारे पास पावर क्या है? पावर ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हैं, बुक्स डॉक्यूमेंट्स वो जिसको चाहिए उसको समन कर सकते हैं वो ऑफिस में। दूसरा सिनारियो, हम जनरल मीटिंग बुला सकते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनी बाय लॉ। तीसरा सिनारियो वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो ब्रांच में होगा, हेड ऑफिस में होगा, वो बंदे को इधर समन कर सकते हैं, इधर बुला सकते हैं मालिक, ये पॉइंट है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, जैसे भी है विद इन 3 मंथ्स मैं इसको निपटा डालूंगा और उसके हिसाब से ये सोसाइटी जिसके साथ एफिलिएटेड है उनको मैं अपडेट कर दूंगा और एक्शंस क्या लेने हैं उसके हिसाब से बात हो जाएगी। तो यानी याद रखना, ओके, इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी के लिए ओके, इंक्वायरी के लिए आपका 1 to 4, ओके, नहीं सॉरी 1 to 4, हाँ ये रहेगा। और इंस्पेक्शन के लिए 1, 5 और आगे पॉइंट रहेगा। ओके, 5 वाला रहेगा, ओके, 5, 6, 1, 5, 6 ये रहेंगे। तो 5th and 6th इज फॉर एप्लीकेबल ओनली फॉर इंस्पेक्शन, 5th and 6th इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंस्पेक्शन। तो फिर अभी बात करते हैं इंस्पेक्शन की। ओके, अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो है, ओके, याद रखना वापस सिमिलर आंसर याद रखोगे कि इसको नोटिस के बिना काम नहीं होगा। इंस्पेक्शन में तो नोटिस ही चाहिए रहेगी, तो नोटिस ऑफ कितना दिन है? सिमिलर 15 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। ओके, सेम लॉजिक। और छठा पॉइंट यहां पर सेंट्रल रजिस्टर, सेम पॉइंट, सेंट्रल रजिस्टर एनी ऑथराइज पर्सन। एनी ऑथराइज पर्सन, ओके, वो क्या क्या कर सकता है? ही शेल एनी टाइम एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कैन टेक इनटू कस्टडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो इंस्पेक्शन कर रहा है। ऊपर में भी एक्सेस था, ऊपर में भी समन था, लेकिन यहां पर वो कस्टडी में ले सकता है। ओके, ही शेल हैव पावर टू वेरीफाई कैश बैलेंसेस ऑल्सो। ओके, बहुत बड़ा पावर इसके अंदर रहेगा क्योंकि इसको इंस्पेक्शन करना है, उसको चीजें चेक करनी है। ओके, यहां पर एवरी मेंबर भी बोल रहा हूं, मेंबर और ऑफिसर, ओके, ऑफिसर shall furnish such information which is required by that person, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबमिट करेगा। एंड अल्टीमेटली, ओके, रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन प्रिपेयर की जाएगी और उसके बेसिस पे जो भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, अगर आप देखोगे इंक्वायरी इज 1 to 4 एंड इंस्पेक्शन इज 1, 5, 6, दैट्स इट। ओके, और उसमें भी मैं बता रहा हूँ 4, 5, 6 इज सिमिलर टू व्हाट यू डिस्कस अर्लियर, बट द ओनली डिफरेंस इज एक थोड़ा सा 2-3 छोटे छोटे पॉइंट है जो पावर्स के इसमें अपन बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो फर्स्ट इज कंप्लीटली सिमिलर, फर्स्ट इज दोनों के लिए कॉमन है। ओके, ये थर्ड देखो और 6 देखो, डोंट यू थिंक इसके अंदर आपको दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओके यहाँ पर इंपैक्ट है, ओके, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, इसलिए मैंने उसको दोनों आंसर अलग अलग रखे हैं, बट ये आपका सिमिलर आंसर हो गया और यही आपके लिए ये है। तो आप ये देख लेना, ओके, इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, कुछ डाउट रहा तो आप मेरे को मैसेज कर देना। वैसे मेरा थोड़ा सा अभी मैं सिस्टम ही डाउन है मेरा। ओके, बट टू द एक्सटेंड ये पॉइंट है कि दोनों सिनारियो है। ओके, एक चीज ध्यान रखना, ये जो ऐसा कैसा पूरा आंसर लिखा हुआ है सर, मैं कैसा ऐसा लिखना है आंसर इज, बस पूरा जहां तक हो सके ऐसा रख, पॉइंट रिकॉल करने के लिए ये रख। ओके, लेकिन आंसर को जैसे ही नोट्स में पड़ेगा उसके हिसाब से कीवर्ड हाईलाइट रख, वही सीक्वेंस में जाना, सीक्वेंस चेंज मत करना। और अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म हो गया। आपको नहीं लगता कि ये पूरा इंस्टीट्यूट का कितना गड़बड़ है? दिस शुड बी एक सेपरेट चैप्टर इटसेल्फ। इट डज नॉट टेक 2 घंटे का, मतलब 1.5 घंटे का चैप्टर है। ओके, जीवन सी फाइनल का जो लेक्चर मेरा अपलोडेड है वो 1 घंटा 30 मिनट का ही चैप्टर है, लेकिन डोंट यू थिंक इसमें वॉल्यूम एंड कंटेंट का प्लस माइनस हो, मतलब इट शुड नॉट बी लिंक्ड विथ वो स्पेशल ऑडिट को इन्होंने सब चीज कवर कर दी यार। और मतलब माँ कसम साला इंटर का सिलेबस पहले ही इतना था, उसमें भी ये लोग एडिशनल इतना डाल देते हैं मालिक। बट नेवरदलेस जो भी है, ओके, आप इसको एक बार कर लीजिए और इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं आज के लिए लेक्चर एंड कर रहा हूँ मालिक। ओके, एंड जो बैलेंस 5-6 आइटम बचे हुए हैं अभी वो एक लेक्चर में खत्म हो जाता मेरा। ओके, यानी 1 more लेक्चर फॉर चैप्टर 13 एंड उसके बाद फिर मेरा जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर है जो एक लेक्चर में, मैं वापस बोल रहा हूँ, लास्ट चैप्टर में मैं ज्यादा हेडेक नहीं करने वाला। लास्ट चैप्टर में ईआरसीवी ओसीसी के ऊपर ही मैं काम करने वाला और उसी के हिसाब से मैं सिर्फ मार्किंग करूंगा और तुमको कुछ की पॉइंट्स मैं बता दूंगा, इससे ज्यादा मैं उसमें हेडेक नहीं करने वाला। कॉन्सेप्चुअली आज का
कॉन्सेप्चुअली आज के लेक्चर में एंड हो जाता है। अभी इवन नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं सिर्फ ओके ये जैसे पार्टनरशिप फर्म के आंसर थे ना मालिक, वैसे रहेंगे भाई, ऐसे ऐसे, ये ऐसा है भाई। होटल्स में क्या करना है, 2 पॉइंट बताऊंगा, रिसीट्स में वाउच करना है, इसमें ये करना है बस। तो नेक्स्ट दोनों लेक्चर अभी जो पेंडिंग रहेंगे वो दोनों सिमिलर, खाली बस आपको चार्ट्स का काम कर लेना है ओके, और उसके हिसाब से ये एंड हो जाना चाहिए। ये है आपके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉइंट ओके, मैं इसको चार्ट फॉर्म में ये कर देता हूँ, आप उसको कॉपी कर लीजिए मालिक ओके, और एक 2 मिनट में मैं एंड कर देता हूँ मालिक। मालिक एवरीबडी क्लियर ओके, तो पॉज कर लिया, होपफुली ये है ओके। सो थैंक यू मालिक, एंड हियर वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ ऑडिट ओके, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द पेशेंस यू हैव पुट इनटू इट ओके, बट मतलब मेरी बीमारी में सपोर्ट करना और ये सब चीजें करना, बट ये सारे टाइम्स में इट वाज वेरी कम्बरसम एंड मेनी मेनी एलिमेंट वाज देयर। आज का तो ये लेक्चर तो मेरे ख्याल से आपको भी पता चल गया कि मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे अंदर का, मतलब इट इज बेसिकली तोड़ तोड़ पेनिंग में। तो बट एनी हाउ थैंक्स अ लॉट, एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग ए गुड मार्क्स एज सच, बिकॉज आपने बहुत सारी डिटेल्ड में, मतलब मैंने ऑलमोस्ट, मतलब एक आध पॉइंट कुछ प्लस माइनस हुआ रहेगा तो हुआ रहेगा मालिक, बट मैंने एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली लिंक करके आपको पढ़ाई मालिक, और सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब दिल से पढ़ाया मैंने, कहीं पर भी ऐसा दिमाग का उपयोग नहीं किया कि भाई ये खाली ये पढ़ा देना, ये अपडेट कर देना है। हाँ डेफिनेटली एक आध दो, या अभी एक आध लेक्चर या आप भी का लेक्चर आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने दिल से नहीं पढ़ाया, दिल से पढ़ाया, लेकिन मैंने अपने आप के पिच को स्लो रखा है और थोड़ा सा मैं रीडिंग फॉर्मेट में गया मैं okay, but to the extent okay, the conceptually and other things are everybody clear at your end, so all the best Malik okay, take care and we'll record at a next point, take care Malik.